टोपी कांधे गमछा, ऐसा मेरा रूप नहीं, मैं भी चलता हूँ लाठी लेकर, बस खुद में मशरूफ नहीं। तुम करते हो चिंता सबकी, मैं तुम सबकी करता हूँ, धूप हो या बरखा हो भारी, पेट सभी का भरता हूँ। ना बेबस हूँ ना हूँ बुज़दिल, बेफिक्र बेबाक हूँ मैं, किसान हूँ मैं, इस माटी का लाल हूँ मैं, यारो सुनो किसान हूँ मैं। किसान है तो हिंदुस्तान है, हर थाली में अन्न है और दुरुस्त खान पान है। इसीलिए एक बार ज़ोरदार तालियां कार्यक्रम की शुरुआत से पहले देश भर के किसानों के लिए। और क्योंकि आज किसान दिवस है, 23 दिसंबर को हम पिछले कई वर्षों से किसान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी की जो जयंती है, जन्म दिवस है, उसे हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है, तो किसानों के स्वागत, हमारे विशेषज्ञों के स्वागत के साथ साथ मैं चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के मौके पर दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत का निवेदन करूंगी अपने सभी मेहमानों से, कनौजिया सर से, हमारे एक्सपर्ट से, कि वो कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएँ और कार्यक्रम की शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन करें और श्रद्धांजलि दें श्री चौधरी चरण सिंह जी को, जो हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री भी थे। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां। और सर आमंत्रित हैं, आप आगे आएं और दीप प्रज्वलन करें। ग्रीन टीवी के बारे में मैं आप सभी किसान भाइयों को, अपनी बहनों को बताना चाहूँगी कि ग्रीन टीवी चैनल जो है, पिछले 1 दशक से 10 वर्ष से हम कृषि उत्थान की दिशा में कार्यरत हैं। किसानों के उत्थान के लिए, उन्हें खेती की नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए ग्रीन टीवी बीते 10 साल से काम कर रहा है। और हम सभी का यही मकसद है, हम समर्पित हैं ग्रीन टीवी जो काम करता है कि देश का जो किसान है वो आगे बढ़े, डबलिंग फार्मर जो इनकम है उसमें हम सहयोग कुछ कर सकें, आप लोगों को कुछ खास जानकारी हम चौपालों के माध्यम से दे सकें। इसी दिशा में हम अग्रसर हैं और पूरी उम्मीद मैं करती हूं कि आज की किसान चौपाल में भी आप अगले कुछ घंटों में महत्वपूर्ण जानकारी यहां से लेकर जाएंगे श्री अन्न और आलू की खेती से संबंधित, क्योंकि जो हमारा आज का कार्यक्रम है उसकी चर्चा का विषय है आलू की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी। और क्योंकि मिलेट्स ईयर चल रहा है, तो श्री अन्न कैसे महत्वपूर्ण है, उसकी खेती आपको कैसे लाभदायक हो सकती है, मुनाफेमंद हो सकती है, इस पर आज खास चर्चा रहेगी। हमारे विशेषज्ञ आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। और अब मैं स्वागत करना चाहूँगी अपने सभी मेहमानों का। और सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर केवी कनौजिया सर, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड केवी के अनोगी कन्नौज। सर बहुत बहुत वेलकम है आपका कार्यक्रम में। अब मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर अरविंद कुमार जी का, साइंटिस्ट सॉइल साइंस, केवी के अनोगी कन्नौज। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर पूनम सिंह, साइंटिस्ट होम साइंस, अनोगी कन्नौज। मैम प्लीज़ स्टेज पर आएँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। डॉक्टर चंद्रकला यादव, साइंटिस्ट होम साइंस, केवी के अनोगी कन्नौज। मैम प्लीज़ स्टेज पर आएँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर अमरेंद्र यादव, साइंटिस्ट एग्रोमेटोलॉजी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। मिस्टर RK धूरिया, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दिग्विजय सिंह जी, ASM लखनऊ, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शिशिर चंद्रा जी हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड से, सर कृपया स्टेज पर आएँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। AP सिंह, मार्केटिंग मैनेजर, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ हिमांशु कटारिया जी हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, हुंडई इंडिया लिमिटेड से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ शिवम कुमार जी हैं, सर्विस एडवाइजर हैं, हुंडई इंडिया लिमिटेड से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
प्रमोद सिंह जी हैं पशुपालन से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगी आज की किसान चौपाल में जो हम अनोगी कन्नौज में लगा रहे हैं। विशेष सहयोग है केवी के अनोगी का। मैं अभिवादन करना चाहूँगी हमारे जो केवी के हेड हैं वी के कन्नौजिया सर। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका कि हम आपके सहयोग से ये चौपाल आज अनोगी कन्नौज में लगा पा रहे हैं। शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे बीच आकर यहाँ हमारे किसानों को लिए अपना समय देने के लिए। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अरविंद कुमार जी को। सीनियर साइंटिस्ट हैं सॉइल साइंस से और आपको जानकारी देंगे मृदा जांच के महत्व को लेकर कि मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी होती है। सर कृपया स्टेज पर आएँ और हमारे किसानों को बताएं कि सॉइल जो टेस्टिंग है उसका क्या महत्व है, ताकि हमारे किसानों को ये पता चले कि उन्हें मृदा जांच करानी चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु है जब आप खेती करते हैं तो मृदा जांच अहम भूमिका निभाती है। अरविंद सर, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में परम श्रद्धेय माननीय प्रोफेसर बी के कन्नौजिया साहब, जिनके कुशल दिशा निर्देशन में जनपद कन्नौज का कृषि विज्ञान केंद्र अपनी ऊंचाइयों की तरफ निरंतर बढ़ता हुआ है। हमारे बीच में आर के धुरिया साहब, ग्रीन टीवी से जो भी उनके पदाधिकारीगण हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के बहुत ही प्रतिभाशाली समस्त वैज्ञानिकगण, हमारे जनपद के विभिन्न विभागों से पधारे हुए सम्मानित अतिथिगण, जनपद के विभिन्न विकास खंडों से पधारे हुए सम्मानित किसान भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्रेस एवं मीडिया के आदरणीय बंधुजन, मैं आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में अपने परिसर में तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। सभी सम्मानित किसान भाइयों का किसान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी लोगों का मैं पुनः तहे दिल से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है कि हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तूने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता आपको सत सत नमस्कार। इस भावना के साथ, इस आशा के साथ जो आज एक किसान दिवस का हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसान सम्मान दिवस, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार हमारी कुर्सी को शोभित करने वाले, देश के प्रधानमंत्री के जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने वाले ऐसे माननीय चौधरी चरण सिंह को मैं सत सत नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। देश में जब किसानों की बात आती है तो सच में उनको यही कहा जाता है, ये किसानों के मसीहा थे। किसानों का उत्थान कैसे हो सकता था, कैसे उनको इस गरीबी से निकाला जा सकता था, कैसे इनको जो ये अधिक ब्याज पर लोग पैसा लेते थे उससे कैसे निकाल करके आपको आगे लाया जाए और कृषि की मुख्य धारा में जोड़ करके देश के विकास और किसानों के विकास की बात की जाए। ऐसे सत सत नमन करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को, उनको बार बार मेरा सत सत नमन है। वो जहां भी रहे इसी तरह से किसानों के प्रति उनका हमेशा लगाव बना रहे। पूरा अथक प्रयास करने के पास नाबार्ड जैसी संस्था का स्थापना करने का काम किसने किया था? आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने। आपके जीवन की नैतिकता, आपके जीवन की सादगी, आपके जीवन की सरलता एक मिसाल है। उस किसान परिवार को मैं भी नमन करता हूं जहां से ऐसे पुत्र आते हैं जिन्होंने देश को किसानों की गरीबी से निकालने का काम किया। उनके लिए दूसरी चीज आती है कि सारा कुछ करने के लिए चौधरी साहब ने कहा था, देश की खुशहाली का रास्ता गांव के खेत और खलिहान से होकर के निकलती है। तो जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे, किसान का विकास नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश की खुशहाली का रास्ता नहीं हो सकता है। ऐसी भावना के साथ विचार करते हुए, संघर्ष करते हुए सन 1987 में आपने देश के किसानों की सेवा करते करते अंतिम सांस ली। एक उन्होंने किसान ट्रस्ट का आयोजन किया था। भरी दिल्ली में लाखों किसानों की भीड़ में जब उनको पूरी किसानों ने पैसा की थैली भेंट की, उन्होंने कहा ये पैसा मेरे काम का नहीं है। उस पैसे को लेकर के उन्होंने एक किसान ट्रस्ट का आयोजन किया, स्थापित किया। कहा कि ये जो ट्रस्ट हम बना रहे हैं ये भी किसानों के हित, उनके उपचार, उनके अच्छे विकास के लिए काम करेगा। तो ऐसे परम आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी जी को मैं अपने यहाँ से सभी लोगों को उनको सतत नमन करते हुए, वंदन करते हुए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। चौधरी साहब ने कहा था
आज ये बताइए, हम लोग सम्मानित किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारा जो इस समय भारत संकल्प यात्रा चल रहा है उसमें विजन दिया गया है 2047 कि भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करेंगे। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हम किसानों के विकास के लिए कौन सी ऐसी रणनीति अपनाएं जो किसानों को उनके कर्ज से निकाल सके, उनको शिक्षा का प्रवाह कर सके। ऐसी जो मुख्य धाराएं जोड़ करके हम लोग 2047 तक का जो विजन दिया गया है कि हम लोग इसको आगे लेकर के जाएंगे। दूसरी चीज जो हम लोग कहने जा रहे थे कि जो हमारा ये कार्यक्रम है मृदा परीक्षण, हमारा ये आलू है। मैं सभी सम्मानित किसान भाइयों से एक निवेदन करता हूं, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं, आर.के. धुरिया साहब बैठे हुए धानुका से, हमें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि जो उर्वरकों का प्रयोग है, आलू की फसल या गेहूं की फसल या किसी की फसल है, हम मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। मुझे ये जान करके बड़ा कष्ट होता है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे किसान भाइयों के द्वारा जो लगातार उर्वरकों का, पर व्यक्तिगत रूप से डीएपी, हमारे जो किसान से बात करते हैं आलू के खेत में कि वो कहता है कि साहब हम 1 बोरी 2 बोरी बीघा में डालते हैं और यहाँ जो बीघा होता है वो 12.5 बीघा बराबर 1 हेक्टेयर होता है। अब आप सोच लिए अगर हम 2 ही बोरी डाल दें तो 24-25 बोरी चली गई ना हेक्टेयर में, और रिकमेंडेड है 5 बैग। 5 बैग की जगह हम 25 बैग जो डीएपी डाल रहे हैं, ये एक्सेस, बहुत ज्यादा एक्सेस है। इसके होता क्या है, मिट्टी का स्वास्थ्य, पानी का स्वास्थ्य, वातावरण का स्वास्थ्य, ये निरंतर हमारा घटता चला जा रहा है, जिसकी कारण से हमारा जन जीवन, बच्चों का जीवन, पानी, पशु, वातावरण ये प्रभावित हो रहे हैं। मुझे कहीं न कहीं इस पर विचार करना पड़ेगा और इसका एक ही सिद्धांत है, हम उतना ही खाना खाएंगे जितनी हमें भूख है। बस ये सिद्धांत लागू होता है, हम उतना ही खाना खाएंगे। हम बफर में जाते हैं, बफर में तो बहुत ज्यादा लगा होता है, पर हम लेते कितना है, जितनी हमें आवश्यकता होती है। बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि फसल, आलू का पौधा जैसे जमाव किएगा वो उतना ही पोषक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान उतना ही लेगा जितने उसको भूख है। तो मैं आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आपकी जो भी फसल हो उस फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। मृदा परीक्षण की सुविधाएं कहां हैं? कृषि विज्ञान केंद्र। अभी हमने अपने सम्मानित किसान भाइयों के मिट्टी के नमूना लेकर के अपने यहाँ कुछ प्रयोगशाला में, कुछ विश्वविद्यालय में, कुछ हम लखनऊ ले गए और हमने अपने यहाँ केवीके का जहाँ बैठे इसके भी सैंपल लखनऊ हमने सीएसआई केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान से वहाँ से मैंने टेस्टिंग कराई है। आप उसके आधार पर आप देखेंगे कि आपका कितना पीएच है, कितना आपका ईसी है, कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटास है और कितना हमें देने की जरूरत है, उसकी क्या रिकमेंडेशन है। हर फसल की अलग अलग मात्रा निर्धारित होती है। जैसे हम सभी लोग बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति की खुराक अलग अलग है। हम 2 रोटी खाते हैं, ये 3 खाते हैं, वो 1 खाते हैं, वो 4 खाते हैं। तो ये इसी तरह से हर फसल और फसल में जो प्रजातियां हैं उनका पोषण अलग अलग होता है। तो मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि जब भी आप इस तरह से निर्धारित करें तो अपने मिट्टी परीक्षण के आधार पर कार्यक्रम को बढ़ाएं। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आज ये किसान दिवस है। अगर सच में देखा जाए तो हम लोग आज सुबह सुबह से ही देखते हैं, हमारे लोगों के बीच पूरे देश में ये प्रोग्राम चल रहा है। इस तरह का प्रोग्राम पूरे देश में, जनपद मुख्यालय पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, कृषि विज्ञान केंद्र जितने देश में है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे सम्मानित किसान भाई बैठे हैं, हमारे चौधरी साहब को चिंता थी आपकी, किसान के उपयोगी योजनाओं को देश में लागू किया। हमारे परम आदरणीय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जो इस समय देश में है, हमें किसानों की चिंता है। किसानों पर आधारित जो कृषि से समस्याएं हो सकती है उनका निदान, चाहे वो पीएम किसान हो, चाहे पीएम जल सिंचाई हो, चाहे वो हमारी सुमंगला कन्या योजना हो, चाहे हमारे आपके आवासीय व्यवस्था हो, चाहे हमारी उज्ज्वला व्यवस्था हो, हम सभी लोग जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस अपने जो हमारा 2047 तक है कि देश को सशक्त राष्ट्र में खड़ी करेंगे। अब एक बात आती है, कौन नहीं हंसना चाहता है? कौन नहीं हंसना चाहता है? हर आदमी हंसना चाहता है, चाहे वो गरीब जो लेबर काम करता है या अधिकारी, हर हंसना चाहता है। लेकिन स्थिति कुछ और है। लास्ट जो मेरा आप सभी माताओं बहनों से है, परिवार की सच्ची जो दायित्व होती, जो ड्राइवर होता, जो चालक होते, वो आप हो। हम सुबह निकल आए हैं, हम रात में 8 बजे पहुंचेंगे। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि परिवार को संभालने का काम दायित्व आप है। और दायित्व कहते हैं शिक्षा।
बस मैं एक ही बात कहूंगा, जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठे, जितने भी हमारे संबद्ध नागरिक बैठे हुए हैं, आपको इस रास्ते से आपके चेहरे पर खुशी और विकास की धारा को लिखने का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, शिक्षा। दूसरा कोई भी नहीं है। और यत् नरंत पूजते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां तो भगवान वासुदेव अपने आप खड़े हुए हैं। वहां कहां आपको मंदिर में जाने, कहां मस्जिद में जाने की जरूरत है? वो तो घर आपका खुद ही मंदिर है। आपके रहने वाले पुरुष खुद ही देवता है, वो बच्चे खुद ही वो देवी माता के रूप में आपके साथ है। बस मेरा आपसे निवेदन है, जो पुत्र या पुत्री रूप के रत्न मिले हुए, इनके अंदर शिक्षा का प्रवाह जरूर करो। जब ये बच्चे हैं, जब आपके शिक्षा रूपी दीपक खेत और खलियान गांव में जलेगा, तो ये गरीबी रूपी अंधकार आपके लिए सदा सदा के आपके पास से दूर चला जाएगा। इसलिए प्रतिदिन शाम सुबह शिक्षा रूपी दीपक अपने घर में जलो चलाइए। अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वो दहाड़ता है दहाड़ता, और जो पुस्तकें पढ़ता है पूरा देश उसको नमन करता है। और लास्ट में बस मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आपके पास पैसा है तो पैसे को केवल दाल रोटी में खर्च करो। फिर भी दाल रोटी से पैसा बचता है तो कहीं प्लाट, मकान, जमीन, रिश्तेदारी, अच्छे कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की, एक बच्चे को अच्छे स्कूल, बच्चे को अच्छा ट्यूशन, बच्चे के साथ कितना पैसा आप एजुकेशन में खर्च कर सकते हो। और जब बच्चे के अंदर एजुकेशन भर जाएगी तो आप चाहे प्लाट दिल्ली में खरीदो, चाहे गोवा में खरीदो, चाहे कानपुर में खरीदो, चाहे लखनऊ में खरीदो, वो आपका कारगर होगी। और आपके दिल का जो जिम्मेदारी है वो पूर्णतया आपके सक्षम हो जाओगे, और इस भारत के 2047 के विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आप खड़ा हो जाओगे, और आपके चेहरे पर खुशी की लहर आ जाएगी। फिर कैसी लहर आ जाएगी? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी, माताओं बहनों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ट्राई अगेन एंड अगेन। कैसे? कभी भी असफलता से मत घबराना, असफलता हमारा गहना है। कभी गरीबी से मत घबराना, गरीबी हमारा गहना है। कभी मत इससे घबराना। वो पथ क्या पथिक पथिकता का जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, वो पथ क्या पथिक पथिकता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या धाराएं विपरीत ना हो। कभी आपको अच्छी परिस्थितियां नहीं मिल सकती हैं, आपको हमेशा काम विपरीत परिस्थितियों में करना है। बस क्या है, हरवंश राय बच्चन में लास्ट में कह करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, चूंकि प्रोग्राम लंबा चलना है। असफलता, घबराओ नहीं, चैलेंज है, चुनौती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। ट्राई अगेन अगेन। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं माननीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस पावन अवसर पर सभी सम्मानित किसान भाइयों को कोटि कोट नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को सादर प्रणाम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो कि 100% सही बात है, क्योंकि किसान से ज़्यादा कोशिशें खेत में कोई नहीं करता। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम एक कैंपेन है जो धानुका चला रहा है, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड किसानों के लिए। इसीलिए अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी RK धूरिया सर हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और साथ में दिग्विजय सिंह ASM लखनऊ धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर प्लीज़ स्टेज पर आएं और हमारे सभी किसान भाई बहनों को बताएं कि इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम कैंपेन क्या है और किसानों के लिए धानुका के पास क्या कुछ खास है। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जो वरिष्ठ साइंटिस्ट और हमारे इस कन्नौज क्षेत्र के किसान भाई और माताओं और बहनों को मैं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम एक ऐसा शब्द है जो अगर हम किसी अपने श्रेष्ठ को अगर हम करते हैं तो उससे एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है नहीं होती है। और साथ में अभी जिनके उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई है, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जिनकी याद में ये किसान गोष्ठी रखी गई है। इनको किसानों का प्रधानमंत्री भी बोला जाता है ना। और इससे पहले एक और हमारे प्रधानमंत्री हुए थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। एक वक्त था जब हमारे देश पे पाकिस्तान ने जो है कि हमला किया था,
जब वो हमला हुआ था उस वक्त हमारा देश सीमाओं पे सुरक्षा से जूझ रहा था और देश के अंदर खाद्यान्न की भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। तो उस वक्त उनने एक देश के अंदर और देश के बाहर दो सुरक्षा करने वाले लोग थे। देश के बाहर कौन था? हमारे सैनिक जो सीमाओं पे जो दिनों रात जूझ रहे थे, और देश के अंदर हमारे किसान, आप लोग जो पूरे देश का पालन पोषण करने के लिए, उनके खाद्यान्न को पूरा करने के लिए, आपूर्ति करने के लिए आप लोग अपने खेतों में लगे हुए थे। तो उनने उस वक्त एक नारा दिया। क्या नारा था वो? जय जवान जय किसान। जय जवान, क्योंकि उस जवान की जय जो देश की सीमा पर डटा हुआ है 24 घंटे, चाहे वो सियाचिन की पहाड़ी हो, चाहे वो कारगिल का हो, चाहे जो भी बॉर्डर लगता था वहाँ पे वो लगा हुआ था, चाहे -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो खड़ा था दिनों रात। और अगर हम उधर बॉर्डर की बात कर लें, राजस्थान की तरफ की बॉर्डर की बात कर लें, तो वहाँ पे 40 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी वो खड़ा था। तो आज के समय में अगर हम बात करें तो भाई दोनों लोगों में से किसान और जवान, ठीक है, आज अगर कोई टोली निकलती है सेनाओं की, तो सभी का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है ना, कि भाई हमारे देश की सेना है, और एक आदर भाव आता है ना, सल्यूट करने को मन करता है, ठीक है। लेकिन किसान का क्या? आज के समय में जैसे हमारे जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बातें कही किसान के लिए, ठीक है, लेकिन अभी अगर हम किसान की स्थिति की बात करें तो किसान को जो वो सम्मान मिलना चाहिए था, जो हमारे देश के जवानों को मिला, वो कहीं ना कहीं अभी उसमें कुछ ना कुछ अभी मिसिंग है। ताज़ा अगर अपन उदाहरण देते हैं, 2019 में कोरोना आया। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हमारे देश का किसान उस कोविड टाइम में, जब कोरोना फैला हुआ था, अगर उस वक्त अगर हमारा देश का किसान अगर खेतों में जाके अगर अनाज पैदा नहीं करता ना, तो जितनी मौतें इस कोरोना काल में कोरोना से हो गई, उससे कई गुना ज़्यादा मौतें किससे हो जाती? भूख से हो जाती। भाई उस मुश्किल दौर में भी वो किसान जाके वहाँ पे डटा रहा, लगा रहा, और हमारे लिए जो लोग घरों में बैठे हुए थे, कि भाई बाहर निकलेंगे कोरोना हो जाएगा, लेकिन उस किसान ने कोरोना की चिंता किए बगैर वो खेतों में गया, चाहे सर्दी हो, चाहे कड़कती धूप हो या बारिश हो, वो खेतों में लगा रहा और उसने देश के लिए अनाज का उत्पादन किया और देश को भुखमरी में जाने से बचाया। ऐसे किसान को मैं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से, इस पूरे देश की तरफ से आप सभी लोगों को तहे दिल से प्रणाम करता हूं, और एक आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो समर्पित करूंगा कि वो वीडियो देखिए। वो वीडियो आप सभी लोगों के सम्मान में वो धानुका ने बनाया है। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के उस टुकड़े में हर किसान सपने बोता है। कड़कती धूप हो या आंधी तूफान, फसलों में खुद उगता है, फसलों के साथ सोता है। जानता है मौसम के मिजाज पर उसका बस नहीं है। मेहनत, लगन, उम्मीद, जुनून, बस यही उसकी जिंदगी है। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। जैसे कि कन्नौज में अभी आलू की खेती चल रही है। अभी का जो मुख्य अगर फसली विषय है तो वो आलू है, ठीक है। मैं आप लोगों के क्षेत्र में करीब विगत 3 वर्षों से आलू की खेती में काम कर रहा हूँ। जैसे कि अभी हमारे जो वैज्ञानिक महोदय हैं उनने बताया कि आपके क्षेत्र में आप लोग
जो रासायनिक खाद हैं उन खादों का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। एज ए धानुका की टीम ने आपके क्षेत्र में करीब हम लोगों ने विगत 3 वर्षों में करीब 150 से ज़्यादा मेगा मीटिंग का आयोजन किया हुआ है। उसमें हम लोग यही बताते हैं कि भाई खाद का जो उपयोग है वो संतुलित मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चूँकि अभी खाद का समय निकल गया है, आगे जो हमारी फसल है वो 45 से करीब 50, 55, 60 दिन तक की फसल हो चुकी है। तो मैं इसके लिए जो हमारे विषय विशेषज्ञ जो आर.के. धुरिया सर हैं, मैं इनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और आलू में आगे क्या करना है उसके बारे में बताएं। आदरणीय डॉक्टर कन्नौजिया साहब और KVK के वैज्ञानिकगण, किसान भाइयों और बहनों, मेरे साथियों, ग्रीन टीवी के ऑफिशियल्स, मैं आप सभी का आज की इस किसान दिवस के मौके पे आयोजित ग्रीन टीवी द्वारा आयोजित किसान चौपाल में धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी दूंगा ग्रीन टीवी और KVK ऑफिशियल्स को कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया और हमें मौका दिया आप लोगों से बात करने का। मैं इससे पहले कि प्रोडक्ट की कोई बात करूं, मैं 1 मिनट धानुका एग्रीटेक के बारे में बताना चाहूँगा। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की स्थापना 1980 में हुई थी। जब शुरुआत की थी तो हम लोग भी जेनरिक प्रोडक्ट बनाते थे, उत्पाद बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास किया कि अगर हमें किसानों के बीच में रहना है और किसानों की फ़ायदे के लिए काम करना है तो हमें नई तकनीक लानी पड़ेगी और नई तकनीक इंडिया में नहीं बनती है। इसीलिए धानुका ने बाहर की कुछ कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग के करार साइन किए और नए नए प्रोडक्ट लेकर के हम लोग आए। हम लोगों के पास 100 के लगभग उत्पाद हैं, उनके अलग अलग कहते हैं कि SKU हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उन्हीं के माध्यम से 1 करोड़ से ज़्यादा किसान धानुका के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं के माध्यम से धानुका की दवाइयाँ आप लोगों तक पहुँचती हैं। ये जो हमारी यूनिट्स हैं गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये कुछ क्वालिटी के सर्टिफिकेट हैं जो धानुका को मिले हैं, वो ये बताते हैं कि धानुका क्वालिटी प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। हम लोगों ने अपना खुद का एक रिसर्च स्टेशन बनाया है पलवल में, अभी 2 साल पहले ही उसका उद्घाटन हुआ है, जहाँ पे हम नई नई तकनीक की खोज करते हैं। चूँकि समय है कि केमिकल के साथ साथ बायो की भी ज़रूरत है, चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो धानुका बायो प्रोडक्ट में भी आ गई है। पिछले साल से हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट दिए हैं बायो के भी। अब मैं बात आलू की करूँगा। पहले चूँकि आलू में मुख्य बीमारियां ही मेजर रोल है उनका उत्पादन घटाने में, तो मैं उन्हीं के ऊपर बात करूँगा। पहली जिसका कि अभी चूँकि आलू जो मेरे साथी बता रहे थे 40 से 60 दिन के लगभग का चल रहा है, उसमें अभी मैं भी 2 दिन से कन्नौज के आसपास ही घूम रहा था। एक कहते हैं ना अगेती झुलसा का समय है, यही समय है। पुरानी पत्तियों पे ये फफूंद जनित बीमारी है जो पुरानी पत्तियों से शुरू होती है। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि ये एक बीमारी, आप उसके साथ एक फ़ोटोग्राफ देख रहे हो जिसको हम कहते हैं कि ये भी फफूंद की बीमारी है, जिसको शायद आप लोग परपरा क्या कुछ इसी नाम से जानते हैं। तो आजकल ये मैं देख रहा हूँ कि खेत में ये पिछले साल से काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि वेस्ट यूपी और इस तरफ आने लग गई है। तो ये भी एक फफूंद जनित बीमारी है जो कि खेतों में दिख रही है। एक ये मैं काली जड़ की बात करूँगा, वो अभी तक तो मैंने 2 बीमारियों की बात करी थी, वो तो थी फफूंद से लगने वाली। ये बीमारी ये बैक्टीरिया से लगने वाली। मैं कल भी एक खेत में था, छिबरा मऊ के पास, किसी किसान के पास खड़े थे, तो उसके खेत में कुछ लग रहा था वायरस आ गया। तो वो कह रहा था जी वायरस आ गया, कुछ इंसेक्टिसाइड करना है। तो मेरे को पता नहीं क्या लगा, मैंने पौधा उखड़वाया तो देखा अंदर जड़ के ऊपर इस तरह से ये काले निशान पड़े हुए थे, यानी काली जड़ वाला रोग अभी भी खेत में दिख रहा है, जो कि बैक्टीरिया से लगता है, ये फफूंद से नहीं लगता। तो आप ये देखिए आलू में फफूंद और बैक्टीरिया दोनों से लगने वाली बीमारियां आती हैं। और एक और बीमारी ये मेरे को वेस्ट यूपी में मिली थी, यहाँ तो मेरे को 2 दिन से नहीं दिखी। ये भी सॉफ्ट रॉट बीमारी है, तना
थोड़ा सा नरम हो जाता है, दबाओ तो हल्का पानी सा निकलता है। ये भी बैक्टीरिया से लगने वाली बीमारी है। तो कहने की बात यह है कि अगर फफूंद से बीमारी लगी हुई है, हम बैक्टीरिया वाली दवाई डालेंगे तो कंट्रोल नहीं होता, और अगर बीमारी बैक्टीरिया वाली आई है, फफूंदी नाशक डालेंगे तो बीमारी कंट्रोल नहीं होती। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि दवा आप लोगों ने सही करी लेकिन कंट्रोल नहीं मिलता, नियंत्रण नहीं मिलता। यही रीज़न होता है कि बीमारी कौन सी लगी है। इसी चीज़ को देखते हुए धानुका ने एक प्रोडक्ट लॉन्च दिया है जिसको कि हम कहते हैं कोनिका। कोनिका भारत का पहला उत्पाद है जिसमें फफूंदी नाशक और बैक्टीरिया नाशक दो की पावर एक साथ है। यानी आप कोनिका का स्प्रे करते हैं तो खेत में कोई सी भी बीमारी है, जो 4 बीमारियां मैं दिखा रहा था, वो चारों की चारों नियंत्रित हो जाती हैं। ऐसा चांस नहीं रहता कि भी आपने दवा का प्रयोग किया और उसके रिजल्ट ना आए। कोनिका एक ब्लू ट्रायंगल केमिस्ट्री है, जापान की तकनीक है, सुरक्षित है, और इसकी जो प्रयोग मात्रा रिकमेंडेड है वो है 300 ग्राम 150 लीटर पानी के साथ मिला के आप प्रति एकड़ इसका छिड़काव करें, जिससे आपके आलू को सुरक्षा मिल सके बैक्टीरियल और फंगल दोनों तरह की बीमारियों से। ये फोटोग्राफ पिछले साल का नहीं, उससे पिछले साल का है और यहीं का है, कन्नौज के आसपास का है। जी हाँ, सही पहचान रहे होगे, ये झुलसा की बीमारी है जो 2 साल पहले यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से आई थी। ये इसके शुरुआती लक्षण है। 1 नंबर फोटोग्राफ में पत्तियाँ पहले हल्की गीली पड़ेंगी, फिर पर्पल कलर की होती हैं, फिर भूरे रंग की होती हैं, और ये बीमारी आप लोग जानते हैं कि जब पछेती झुलसा आता है तो रातों रात पूरा आलू का खेत ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में चल के ये आलू पे भी आती है, आलू भी अंदर से गलने लगता है। ये इसका जीवन चक्कर है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं ये ज़रूर बात करूँगा कि जब रात का टेम्परेचर 8-10 डिग्री रहे, दिन का टेम्परेचर 22-23 डिग्री तक पहुँचने लगे, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, 90% 95% हो जाए, यानी वातावरण में नमी बढ़ जाए, उस अवस्था में ये बीमारी तेज़ी से फैलती है। ये जाती कहीं नहीं है, ज़मीन में फफूंद पड़ी रहेगी। जैसे ही ये वातावरण मिलता है, ये बीमारी पछेती झुलसा की बढ़ने लगती है, और ये जब आती है तो 70% 80% तक की उत्पादन का नुकसान कर देती है। इसके नियंत्रण के लिए धानुका की जो तकनीक है वो है किरारी। किरारी भी एक जापानीज तकनीक है, जापान का एक उत्पाद है। ब्लेड ब्लाइट यानी पछेती झुलसा के ऊपर बाकायदा रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, भारत CIB द्वारा रिकमेंडेड है कि ये प्रोडक्ट पछेती झुलसा के को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करता है। ये भी नीले तिकोने वाली है, यानी सुरक्षित है, वातावरण के लिए, आलू के लिए, ज़मीन के लिए, स्प्रे करने वाले के लिए, सबके लिए सुरक्षित है। इसका प्रयोग जो रिकमेंडेड है प्रिवेंटिव यानी बीमारी आने से पहले, क्योंकि अगर बीमारी आ गई तो वो अपना नुकसान करके जाएगी। वो कहते हैं ना, लकवा हो जाए तो फिर उसका इलाज नहीं है। 2 बूंद ज़िंदगी की के जो चलते हैं ना कि पोलियो की खुराक ले लो, तो वो हो नहीं। तो किरारी का प्रयोग हमें पछेती झुलसा आने से पहले करने की हम लोग सलाह देते हैं। इसकी जो प्रयोग मात्रा रिकमेंडेड है वो है 200 ml प्रति एकड़। 200 ml प्रति एकड़। ये इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, ये भी कुछ रिजल्ट्स हैं। मैं आपको उन किसानों से करवाना चाहूँगा बात। ये भी इस तरफ किरारी लगा है, उस तरफ नहीं लगा है। ये भी किसान छिबरा मऊ साइड के हैं, बीच में इन्होंने 2 लाइनें छोड़ दी। तो बता रहे थे कि जो 2 लाइनें छोड़ी और जहाँ किरारी हुआ वहाँ तो आलू सुरक्षित रहा, और जहाँ किरारी नहीं लगा वहाँ आलू सुरक्षित नहीं रहा। तो उन्हीं में से 1-2 किसानों के से हम लोग जानेंगे कि वो किरारी के बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, आज हम गांव कपूरापुर में हैं और हमारे साथ में गांव के अग्रणी किसान डॉक्टर रामपाल सिंह जी हैं। रामपाल सिंह जी ने अपने खेत में आलू के किरारी का प्रयोग किया, तो आइए जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा। डॉक्टर साहब, किरारी डालने से एक तो झुलसा और परपरा जो रोग शुरू हुआ था, वो डालने से तुरंत उसमें रुकावट हो गई। किरारी का आपने प्रयोग कब किया? पहला स्प्रे आपने कब किया? पहला स्प्रे मैंने किया था अभी 1 महीना पहले, जब बरसात हुई है अभी 7 तारीख को, तभी हमने किया। इसके बाद में फिर
12-13 दिन के बाद फिर किया है किरारी। तो आपने 2 राउंड किरारी के लिए? 2 राउंड किए। तो क्या आपको लग रहा था, सिचुएशन कैसी थी और क्या आपको अंतर फसल मिला? अच्छी है, भरी भरी है। हाँ और कोई भी रोग नहीं इस समय। हाँ। आलू में जो अन्य शिकायतें होती थी पहले चेचक जैसी, अच्छा, उसमें भी सुधार है। क्या बात है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि पत्तियां हमें काफ़ी हरी भरी दिख रही हैं हमारे ये वाले खेत में, जहाँ पे डॉक्टर साहब ने किरारी का स्प्रे किया है। वहीं पे एक बगल में हमारे खेत है अन्य किसान भाई का, जहाँ पे अन्य दवाइयों का प्रयोग हुआ है। तो साफ अंतर हमें हरेपन में नजर आ रहा है, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब आपको पता है हरापन ज़्यादा रहेगा तो भोजन नीचे अच्छा बनेगा, भोजन अच्छा मिलेगा तो प्रोडक्शन अच्छा हुआ। प्रोडक्शन तो आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। अन्य किसान भाइयों को क्या संदेश देना अन्य चाहिए? किसान भाई पूछते हैं, उनको बताते भी हैं क्या कि बात? मैंने ये किरारी जो डाली है डॉनका कंपनी की, उसको डालिए आप। लेकिन कुछ महंगाई की वजह से, महंगा आइटम है, कुछ लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं जब हम किरारी का स्प्रे करेंगे तो पछेती झुलसा पे किरारी का प्रहार अवश्य होगा और हमारा खेत जो है वो स्वस्थ रहेगा और आमदनी अच्छी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। नमस्कार, आज हम अवस्थी जी के साथ में हैं। गांव का नाम है गदौरा। अवस्थी जी ने अपने आलू के खेत में किरारी का स्प्रे किया। आइए उनसे जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा। अवस्थी जी बताइए। जी भैया नमस्कार। हमारे तो खेत में झुलसा आ गया था आलू में, पछेती झुलसा। तो सलाह में दी कुछ लोगों ने कि किरारी जो है डाली जाए, उससे झुलसा का प्रकोप जो है रुक जाएगा। क्योंकि झुलसा जैसी फसल होती है, थोड़ा सा मन में बड़ा वो रहता है कि अब तो ये चली जाएगी। किरारी हमने डाली, तो किरारी डालने से जो झुलसा रोग था वो, उस रोग की भी रोकथाम हुई और जो प्लांट्स है पौधा, उसकी भी वृद्धि बहुत अच्छी देखने को मिली। मतलब उसमें बढ़वार हुई। हाँ, बहुत अच्छा सा किले आने जो है, जैसे और कोई दवा जैसे अक्रोड वगैरह डालते हैं ना, तो वो जो है पौधे की बढ़वार रोक देती है। तो हरापन आपको नजर आया? बहुत अच्छी सी बेल, मतलब खेत भी अच्छा सा देखने लायक हो और रोग भी रुक गया था। कितने दिन का आपको लगा कि नियंत्रण मिला आपको? लगभग 10 दिन तक नियंत्रण रहा। उसके बाद फिर वो बरसात, मौसम हाँ बिगड़ गया, बरसात हुई, तो उसके बाद में फिर वो जो है रोग दोबारा उभर के आ गया। क्या बात, अच्छा। तो फिर हमने डाली, फिर किरारी डाली। अच्छा। तो फिर भी डालने से फिर भी रोग में कंट्रोल मिला। तो बाकी जितने और हमारे आलू के किसान आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी समझ में तो ये आता है कि पछेती झुलसा के लिए किरारी से अच्छी तो और कोई दवा है नहीं। क्योंकि और जो दवाएं हैं, हो सकता है अगर उनसे रोग में रोकथाम हो जाए, लेकिन उससे प्लांट की जो है वृद्धि रुक जाती है। तो हमारी समझ में इससे पौध की बढ़वार भी होती है और रोग की रोकथाम भी वहीं रुक जाता है। तो सबको कहेंगे ये अच्छा सा आपके कंपनी का ये वो है, कुछ भी कह सकते हैं उसको, एक हथियार है। हाँ, हथियार है जो हमारे बहुत अच्छा सा काम करते हैं, बहुत अच्छा सा काम करता है। हम आशा करेंगे कि आपको अधिक उत्पादन, गुणवत्ता वाला और आमदनी अधिक हो, यही हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। किरारी लगाने से, क्योंकि बाज़ार में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो खेत को दबाती हैं आलू को, जबकि किरारी उनको हरा भरा करती है। उसका फ़ायदा क्या है? उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन कैसे बढ़ता है ये चेक करने के लिए कन्नौज के आसपास हम लोगों ने आलू की खुदाई कराई, जिन किसानों ने किरारी का प्रयोग किया था। और आप लोग देखेंगे कि लगभग कहीं 12%, कहीं 15%, कहीं 8% उत्पादन बढ़ गया। वो कैसे बढ़ गया, आइए एक किसान से ही जानेंगे। मैं R.K. धुरिया। आज हम लोग गांव औराई और उज्जवल तिवारी जी के खेत में खड़े हैं, जो कि जिला कन्नौज में आता है। इन्होंने अपने आलू के खेत में 21 जनवरी को, जब इनके खेत में झुलसा आया था, तो किरारी ला करके इन्होंने प्रयोग किया था एक खेत में, और दूसरे खेत में दूसरी दवा का प्रयोग किया था। तो आज जबकि 25 फरवरी है, हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं खुदाई कराने के लिए कि क्वालिटी और उत्पादन पे किरारी का क्या प्रभाव रहा। हम लोगों ने जहाँ किरारी लगा था वहाँ पे भी 5 बाई 5 मीटर एरिया की खुदाई कराई, और दूसरी तरफ जहाँ नहीं लगा था किरारी, अन्य उत्पाद का प्रयोग हुआ था,
हम लोगों ने वहाँ भी 5 बाई 5 मीटर एरिया में खुदाई कराई और खुदाई कराने के बाद उधर भी बोरे भर दिए, इधर भी बोरे भर दिए। तो अब हम उज्जवल तिवारी जी से जानते हैं कि उन्होंने इनमें क्या फर्क देखा। हाँ जी, मैंने इसमें इसका उत्पादन भी ज्यादा रहा। उसमें कितना ज्यादा रहा? उसमें 100 किलो निकला, 100 किलो आया, 100 किलो उसमें निकला और 110 किलो इसमें निकला, जिसमें किरारी दवाई का उपयोग किया गया और ये उत्पादन में भी काफी अच्छा बेटर रिजल्ट मिला। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये आलू इसकी उस खेत क्वालिटी का है में जिसमें रिजल्ट किरारी अच्छा रहा। नहीं लगा था, अन्य उत्पाद लगा था, और ये आलू उस खेत का है जहाँ पे किरारी लगा था। यानी 5 बाई 5 मीटर एरिया में आपको 10 किलो आलू ज्यादा मिला। धन्यवाद। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। किरारी चूंकि पछेती झुलसा को नियंत्रित कर लेता है, इस वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी यानी उत्पादन अधिक आता है आलू का। बहुत बार दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो ये होता है कि दवाइयों के रिजल्ट नहीं आए, कई कारण होते हैं। तो एक होता है कि दवा पूरी तरह प्रयोग नहीं आती। तो मैं एक ऐसी तकनीक की बात करूंगा कि जो आप किसी भी दवा के साथ मिलाएं, स्प्रे करते हैं कोई भी दवा का करें, लेकिन हर दवा में उसको मिलाएं और वो हर दवा की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। यानी आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 125 रुपये का फ़ायदा होता है, और वो है वेटसिट। वेटसिट वो चमत्कार है जो हर दवा, जिस दवा के साथ मिलता है उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, यानी रिजल्ट जल्दी लाता है और लंबे समय तक करता है। अगर कोई कहते हैं ना बीमारी है, नमी में बढ़ती है, वेटसिट उस नमी को सुखाता है। तो फंजीसाइड भी काम करता है, वेटसिट भी करता है, जिससे रिजल्ट जल्दी आते हैं और सुंडी भी जल्दी मरती है, और लंबे समय तक, इसलिए कि ये दवा को वेस्टेज नहीं जाने देता और रिजल्ट को लंबा करता है। तो अगर जिन फसलों में नंबर ऑफ स्प्रे ज़्यादा होते हैं, अगर हर स्प्रे में वेटसिट मिला करके किया जाए तो 1 या 2 स्प्रे पूरे सीजन के कम हो जाते हैं। तो वेटसिट का प्रयोग 1 लीटर पानी में 1 ml की मात्रा के साथ अनुमोदित है। उसका प्रयोग करके हम दवाओं की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं वेटसिट का प्रयोग करके। तो मेरी तरफ से इतनी ही बात थी। हम लोगों ने कोनिका की बात करी, परपरा, काली जड़ रोग, अगेती झुलसा, इसके ऊपर कोनिका का प्रयोग करें 300 ग्राम से। किरारी 200 ml प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है पछेती झुलसा के लिए। और वेटसिट की मैंने बात करी, कोई भी दवा का स्प्रे करें उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। माइक आप तक आएगा और उसके बाद आप अपना जो जवाब है वो माइक में ही दीजिएगा। सिर्फ हाथ उठाना है, जवाब बोलना नहीं है। तो पहला सवाल है कि मैंने बात करी काली जड़ की, आलू में मैंने बात करी, परपरा की बात करी, अगेती झुलसा की बात करी। आलू में ये जो फफूंद जनत और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां आती हैं, उनके लिए धानुका की क्या रिकमेंडेशन है? उत्पाद का नाम बताना है और मात्रा प्रति एकड़ बतानी है। सिर्फ हाथ खड़ा करें। कोनिका है 300 ग्राम प्रति एकड़। कोनिका 300 ग्राम प्रति एकड़, 150 से 200 लीटर तक छिड़काव कर सकते प्रति एकड़ पानी के साथ। बिल्कुल सही उत्तर है। और दूसरा सवाल, पछेती झुलसा आलू की सबसे खतरनाक बीमारी है, रातों रात फैलती है और 70-80% उत्पादन का नुकसान कर देती है। धानुका ने उसके नियंत्रण के लिए जापान के सहयोग से एक नया उत्पाद दिया है। उस उत्पाद का नाम बताना है और मात्रा प्रति एकड़ बतानी है। अमरनाथ ग्राम डेक्सरा। हाँ जी। हाँ, किरारी। किरारी बिल्कुल सही उत्तर है। मात्रा और बता दीजिए। 200 ग्राम। 200 ml है। हाँ। लिक्विड में है। बिल्कुल सही उत्तर, प्रति एकड़ का प्रयोग करना है। आप भी आ जाइए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर वीके कनौजिया सर को, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड केवीके अनोगी कन्नौज। सर प्लीज़ स्टेज पर आएँ और हमारे जो किसान भाई बहन हैं उन्हें बताएं कि किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की पहल जो है वो कैसे खास है, कैसे मददगार होते हैं केवीकेज किसानों के लिए। सर प्लीज़ स्टेज पर आएँ। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम की कर्ता धर्ता और ग्रीन टीवी
की स्ट्रेटजी प्लानिंग के जो हेड हैं कुमारी अंशु जी, यहाँ पर ग्रीन टीवी से मौजूद स्मिता सिंह जी सीनियर प्रोड्यूसर, सचिन तिवारी जी इवेंट कोऑर्डिनेटर, सौरभ पांडे जी इवेंट कोऑर्डिनेटर, धानुका से हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानीय धुरिया जी और उनके सहयोगी, हमारे केंद्र के सभी वैज्ञानिक गण, हमारे साथी डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर पूनम सिंह, मिस्टर अमरेंद्र, अमित, दूसरे हमारे सहयोगी, इस प्रांगण में आज के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सम्मानित होने वाले हमारे किसान भाई, हमारी किसान बहनें, पत्रकार बंधु, यहाँ पर रावे के जो छात्र हैं वो प्यारे बच्चे, इस कार्यक्रम में टेंट लगाने वाले रानू जी और उनकी टीम, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य, आप सभी का कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है कि आज इस पावन अवसर पर जब हम हमारे मसीहा, हम सबके प्रेरणता, मार्गदर्शक, पूज्य पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस किसान सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर हम सब का यहाँ पर उपस्थित होना, उनको नमन करना, ये हमारे सौभाग्य की बात है। हमारे बीच एक ऐसे मसीहा का जन्म हुआ जो इस देश के किसानों के लिए उन्होंने जिया। सिर्फ किसानों की ही बात नहीं है, बात इस देश में उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। वो एक गांव हापुड़ तहसील में पड़ने वाला जो आज गाज़ियाबाद में है, वहाँ के एक गांव में एक हमारे जैसे हम सब लोग जो ग्रामीण परिवेश में हैं, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। सभी लोग कहते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत मेधावी थे, अव्वल दर्जे में पास हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पहले पढ़ाई लोग कला में ही, जो आर्ट सब्जेक्ट होता था उसी में लोग करते थे। विज्ञान और ये सारी चीज़ें उस समय कम ही हुआ करती थी। तो उन्होंने भी जो स्नातक है वो अपना कला में किया, फिर उन्होंने वकालत की और 1928 के आसपास से उन्होंने अपना वकालत करना शुरू कर दिया। मेधावी थे ही, और वो ज़माना ऐसा था जब लोग कम ही गांव में पढ़े लिखे हुआ करते थे। उनमें से एक वो हमारे पूज्य चौधरी साहब थे। फिर उसके बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन में उतर गए और बहुत सारे आंदोलनों में, इसमें नमक का भी है, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन है, उसमें भी भाग लिया। तो आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ कैसे वो हमारे लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, सिर्फ किसानों के लिए तो उन्होंने काम किया ही। वो बाद में आए, फिर वो राजस्व मंत्री बने, तो उन्होंने ज़मींदारी, आपको पता था गांव की खेती कुछ ही लोगों के पास होती थी, ज़मींदार साहब के पास हुआ करती थी। बहुत सारे ज़मींदार साहब यहाँ बैठे होंगे, अच्छी बात थी। तो ज़मींदार थे, राजा भी थे, बहुत से लोग थे। पर उन्मूलन जब हुआ, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जिनके पास सारी, गांव के 2-3 लोगों के पास सारी ज़मीन हुआ करती थी, वो हर व्यक्ति को ज़मीन मिली। नहीं तो शायद कुछ राजा होते, बाकी प्रजा होती। तो ये जो काम उन्होंने किया, वो उसकी जितनी भी मतलब प्रशंसा की जाए। आज जो किसान है, आप हर गांव में जाइए, छोटे गांव में जाइए, तो 5 ट्रैक्टर, 15 ट्रैक्टर, 20 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। इसलिए हुए क्योंकि आपके पास आपकी खेती है, आपकी ज़मीन है, और उसी से, नहीं तो शायद मुश्किल होता। तो ये जो किसानों के लिए उनका काम है, वो बहुत ही मतलब
बहुत बड़ा काम है और इस काम के इतना बड़ा काम है, इसको कितना भी इसकी प्रशंसा की जाए। और शायद इसीलिए हम उनका, किसान तो बहुत लोग पैदा हुए, अभी एक और महापुरुष की बात हो रही थी, तो ये जो काम हुआ ना, यही उनको मसीहा बना दिया किसानों का। और वर्ष 2001 से आज की ही तारीख में, वर्ष 2001 में पहली बार आज ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जन्म दिवस के रूप में घोषणा हुई और पहली बार 2001 से इसको हम सब ने मनाना शुरू किया। तो आप जो इनके जीवन की बात करेंगे तो बहुत सारा इन्होंने हमेशा ये कहा कि जब तक गांव, हमारे डॉक्टर साहब थे उन्होंने भी यही बात करी कि जब तक किसान, पीछे तक आवाज़ आ रही होगी, माइक लगे हैं मैं समझ रहा हूँ, सुन रहे होंगे, इन्होंने कहा जब तक गांव में किसान, हर कोई कह रहा है, उन्होंने भी कहा, उन्होंने बहुत पहले कहा कि जब तक गांव में किसान, गांव में कौन रहता है? किसान। और किसान जब तक गरीब है तब तक हम संपन्न, ये देश संपन्न कैसे हो सकता है? इसलिए उनका ये कहना था कि गांव का जो किसान है उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। जब तक उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, और आमदनी वो कृषि पर आधारित है, जब तक उसकी खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी, आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक देश समृद्ध कैसे होगा? एक तो इस पर उनका बहुत फोकस था, इस पर उनका बहुत जोर था। दूसरा उन्होंने कहा कि किसान का जो क्रय शक्ति है वो बढ़ेगी, तभी हमारी जो औद्योगिक क्रांति है वो होगी, क्योंकि वहाँ से जो उत्पाद पैदा होगा उसे कौन खरीदेगा? आज भी आप देख रहे हैं 60% लोग किसान नहीं हैं, किसान पर ही, खेती पर उनका जीवन आधारित है। तो वो जो 60% लोग हैं उनके पास बहुत थोड़ी खेती है, 10% लोगों के पास बहुत ज़्यादा खेती है। अगर हम कन्नौज की बात करें तो 60% ऐसे किसान हैं जिनके पास आधा एकड़ ज़मीन है, औसतन ज़मीन आधा एकड़ है, 2.5 बीघे की ज़मीन है हमारे किसान के पास। औसत अगर इसको लगाएं, किसी के पास 1 ही बीघा होगी, किसी के पास 10 बीघा, इसको औसत 60% ऐसे लोग हैं जिनकी हमारी हालत बहुत ख़राब है। मेरा एक मानना है वैज्ञानिक होने के नाते कि यदि हमारे पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है और कन्नौज जैसी ज़मीन 5 हेक्टेयर है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप एक सरकारी नौकरी करने वाला जो बहुत सबसे ज़्यादा जो पैसा पाता हो, आपको कोई उससे ज़्यादा पैसा आप कमा सकते और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन वो 5 हेक्टेयर ज़मीन हमको ऐसी चाहिए जो सिंचित हो, जो इस तरीके की उपजाऊ हो, और उसमें हम इस तरीके की फसलें, जहां हम आलू पैदा कर रहे हों, जहां हम ग्लैडियोलस पैदा कर रहे हों, जहां हम गुलाब पैदा कर रहे हों, जहां हम तरबूज पैदा कर रहे हों, जहां हम खीरा पैदा कर रहे हों, अगर इतना करेंगे ना तो हम भी नौकरी छोड़ के अपनी खेती करेंगे, मैं सच बता दूं। लेकिन कितनी ज़मीन चाहिए? हमारे औसत किसान से 20 गुना ज़्यादा। पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि इतनी कम खेती होने के बावजूद आपकी जो हिम्मत है और आपकी जो फसलें हैं, उन्होंने आपको बहुत ऊंचा स्थान दिया है। तो आप सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं समझता हूं कि जिस पर बातें की जा सकती हैं, पर मैं समझता हूं कि बात को कहीं और लेके चलते हैं, थोड़ा सा और बातें करते हैं। थोड़ा मुझे मोबाइल दे देना भैया, कुछ चीज़ें मोबाइल में रहती हैं। हाँ, हम कोई बहुत ज्ञानी नहीं हैं, बस ये है आप सबका प्यार है, इसलिए हम थोड़ा बहुत कुछ काम आपके लिए कर लेते हैं। आज किसानों की बात हो रही है, किसान महिलाओं की बात हो रही है। हम जब रास्ते में आ रहे थे तो ईमानदारी से बताएं, हम बात आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा करते हैं। हमने अपने वैज्ञानिक से पूछा कि महिलाएं क्यों आती हैं, हम उन्हें बुलाते हैं, वो आती हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। हम हमेशा व्यक्तिगत रूप से महिलाओं का बहुत आदर करते हैं, क्योंकि महिलाओं के बिना ये ब्रह्मांड महिलाओं की वजह से है। हम तो ज़बरदस्ती हीरो बने घूम रहे हैं, आप कुछ नहीं हैं, आप होते ही नहीं, आप हीरो बने घूम रहे हैं, ठीक है ना। हम बड़े तीसमार खां बनते हैं हम लोग ना, हम होते ही नहीं। महिलाएं नहीं होती तो हम होते ही नहीं, बस इतना समझ लो। अब अगर अब भी इज्जत ना उनकी कर पाओ तो फिर भाई आपका आदमी होना, एक महिला का पुत्र होना, एक बहन का भाई होना, एक पति का पति होना,
ये मैं कहूँगा इससे बड़ा दुर्भाग्य हम हो नहीं सकता। हाँ, इनको फ़ोन करते हैं, अरे भाई मुझे तो उतने नाम भी नहीं पता, है ना, ये फ़ोन करते हैं कि वो आना है और इतने लोगों को लेके आना है। अब हमें पता है आपका सारा, आप पुरुष चला जाएगा तो घर बंद नहीं होगा, महिला आ जाएगी ना तो घर में ताला लग जाएगा, सारा खाना पीना सब बंद। इतना सेक्रीफाइस, इसको क्या कहेंगे, मतलब इतना कठिन काम आप करके और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर आते हो। तो मैंने अपनी महिला वैज्ञानिक से ही पूछा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं आपकी मानसिकता क्या है, मैं पुरुषों की तो बता सकता हूँ, महिलाओं की तो नहीं बता सकता। तो मैंने इन्हीं से पूछा, तो हमारी दोनों वैज्ञानिक थी, बोले सर वो सीखना चाहती। और ये एक बात पता नहीं समय हमें अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता, ये बात महिलाएं सीखना चाहती हैं। और एक बात और कहें कि उनसे ज़्यादा पंक्चुअल कोई नहीं है, क्योंकि हम माँ को देखते थे, वो 4 बजे जग जाती थी और हम 8 बजे सो के जगते थे। जब हम पढ़ाई लिखाई करते थे वो हम उन्हें पता था मुझे प्यास कब लगी थी, वो हमें पानी देती थी, हम उन्हें नहीं देते थे। उन्हें पता था भैया को कब, क्योंकि बाहर पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो उनके लिए गर्व के लिए यही थी। आप देखो एक माँ कितना वो करती है। तो मैं देखता था वो 4 बजे उठ के खटपट करने लगती थी। तो यही सब करती हैं, आप सब वही करते हो, मेरी माँ अकेले तो नहीं करती थी, आप सब करते हो। तो आप कब से और कब तक, तो एक तो इनकी पंक्चुअलिटी है। और ये मैंने कब सीखा, मैंने सीखा जब मैं कहीं हमीर बुंदेलखंड में नौकरी कर रहा था, और वहाँ एक मशरूम का एक ट्रेनिंग था 7 दिन का, और महिलाएं दूर दूर गांव से, कोई 2.5 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर से आती थीं, और एक टाइम निर्धारित था उसमें आती थीं। मैं सच बताऊं, अगर पुरुष उसमें होते तो वो तो कोई तब आता जब ख़त्म हो जाता, और हो सकता कोई उसमें आधे ही दिन आता। आप बुरा मत मानिएगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष खराब हैं, हम भी तो पुरुष हैं, है ना। तो क्यों है उसका अलग कारण है, मैं उसका अलग कारण, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। वो महिलाएं 2.5-3 किलोमीटर से पैदल, और ये बात है 2002 और 3 की, आज के 20 साल पहले गांव में कितनी सुविधा, आज तो ई रिक्शा है, आप बैठिए चले जाइए, आज तो टेम्पो, आज 20 साल पहले बुंदेलखंड जैसी जगह पे क्या सुविधाएं थी। वो महिलाएं रोज़ आती थी, मैं आपको बताऊं, रोज़ समय से आती थी, प्रशिक्षण लेती थी। तो इन्होंने जो बात कही ना, वो सीखना चाहती, जो सीखना चाहता है ना, वो दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं होता। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप बहुत आदरणीय हो, अपना समय निकाल के हमारे पास जब सीखने आती हो। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि ये मामूली बात आप मत समझिए कि आप यहाँ आ रही हैं तो आपका समय नष्ट हो रहा है। आप सोचिए कितनी महिलाओं से आप आगे हैं जो यहाँ तक निकल के नहीं आई। वैसे तो इस देश में राष्ट्रपति महिला हैं, 2 महिला राष्ट्रपति हो चुकी हैं, और कितने बड़े मुख्यमंत्री, गवर्नर, कितनी महिलाएं हैं, कितनी मतलब महिलाएं बहुत आगे, फाइटर प्लेन चला रही हैं आज, सेना में महिलाएं हैं, पुलिस में महिलाएं हैं, डीएम महिलाएं हैं, एसपी महिलाएं आगे इसलिए निकली क्योंकि वो सीखना चाहती। हम लोग भी इसलिए आगे थे कि सीखना चाह रहे थे, हमको मौका दिया गया। नहीं भी सीखना चाह रहे तो डंडे चटका के कहा गया पढ़ो पढ़ो, तो हम लोगों ने किसी तरीके से पढ़ के हम लोग आगे आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोग हैं, आज का दिन हमें टेक्नोलॉजी के लिए, हमारे साहब थे वो, उन्होंने बहुत सारी बातें की। तो आज का दिन जो है वो खेती किसानी का है, और हम आपको तो तब सिखाएंगे जब आप आओगे, जब आप आओगे ही नहीं तो हम सिखाएंगे क्या। तो एक तो चीज़ ये है कि हमको कहीं पर कोई भी बात जो कृषि की हो रही हो वहाँ हमको जाना है और वहाँ हमको सीखना है। और आज पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पर है, टीवी है, और नहीं तो आज सबके हाथों में मोबाइल है, यूट्यूब खोलिए और उससे पढ़िए। पर यूट्यूब पे हर बात सही है, मैं ये बिल्कुल भी मैं इस मानने को तैयार नहीं। आपको दिमाग और ख़राब कर देगा यूट्यूब, तो इसलिए थोड़ा हम, क्योंकि हमारा भी कर देता है, कई बार हमको ये करना होता है, हम उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इतनी सूचना उसके ऊपर होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बंद कर देते हैं। और 20 साल 25-30 साल पहले जो हम किताब पढ़ते थे उसको खोलते हैं, फिर उससे पढ़ते हैं कि भाई ये है क्या। तो उस पर पूरा ना रहो, लेकिन वो एक रास्ता ज़रूर है जो आपको सिखाता है, तो आप उसको सीखिए।
आलू की खेती, आलू हमारी लाइफलाइन है, जीवन का हमारा वो है ना, उससे निर्भर है कि कितना आलू बोया या कहीं जाएंगे तो कितने जानवर आपके, इसी पे शादी हो जाती है। अगर आलू नहीं है तो फिर हमारी जो आमदनी है वो बहुत कम है। समय हो रहा है तो ये जो आलू है, देखिए खेती कृषि विज्ञान केंद्र क्यों आइए, पहले तो बात ये है क्यों आए भाई, यहाँ क्या मिल रहा है। पहली बात ये होती है, किसान कहता है यहाँ क्या मिल रहा है, हम ज्ञान देते हैं, हम ज्ञान देते हैं। और जब ज्ञान लेना शुरू करोगे ना, खेती क्या है, खेती से आसान कुछ भी नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर, बिना पढ़ा लिखा, थोड़ा पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, महिला, पुरुष, कोई भी खेती कर सकता है। और जो काम हर कोई कर ले वो सबसे आसान होता है। पर जब आप उसमें ज्ञान की बात करेंगे ना, फिर वो कठिन होता चला जाता है। गए गेहूँ छिड़क दिया, खाद डाल दी, खेती हो गई, जितना पैदा हुआ घर में ले आए। पर जब आप ये सोचेंगे खेती की पैदावार को बढ़ाना है और उसकी लागत को कम करना है तो ज्ञान की ज़रूरत है, वो ज्ञान से होगा। अगर आपकी खेती में रोग लग गया, चेचक लग गया, तो 50 रुपये 100 रुपये पर कुंटल आपकी आमदनी कम हो जाएगी, बाज़ार में कम पैसे मिलेंगे। और ज़्यादा हो गया तो बाज़ार वाला वापस कर देगा कि भैया ये आलू आया था, ये पकड़िए और ले जाइए, और फिर उसको खेत या वहीं छोड़ देंगे। तो अगर उपचार कर लेंगे तो आमदनी बढ़ जाएगी, नहीं करेंगे तो मैं इसको ऐसे कहूँगा, आप नहीं करेंगे तो आमदनी आपकी घट जाएगी। क्योंकि हम आमदनी तो बढ़ा रहे हैं ना लगातार, तो आपको लगता है हर चीज़ से आमदनी बढ़ती है तो क्यों करें, ये आमदनी तो बढ़ी जा रही। तो आलू की बात है तो खेती, कोई भी खेती करें, महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण है, चाहे गेहूँ हो, धान हो। हाँ, मैं जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है ना, मैं समझ रहा हूँ। अब इतने लोग, मौका मिल गया इनको कुछ कहने का, तो फिर थोड़ा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। पहली खेती कहाँ करोगे, ज़मीन पे करोगे, मोटी बात कर रहा हूँ। आप समझ पाओ तो ये ज्ञान है, नहीं समझ पाओ तो रोज़ हम प्रवचन सुनते हैं और फिर दूसरे की जेब काट लेते हैं, और हम 1 घंटा धुनी रमाते हैं और फिर जाके ऑफिस में पैसे कमाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। ज्ञान तो हमें ब्रह्म को प्रदान करता है। ये इसको और कैसे करेंगे ये आपको पता है, मुझे नहीं बताना। ज़मीन चाहिए, आप समझ लीजिए, ज़मीन अच्छी है तो पैदावार अच्छी होगी, ज़मीन ख़राब है तो पैदावार कम होगी। जैसी ज़मीन होगी वैसे ही पैदावार होगी। तो अगर पैदावार लेना है तो हमको अच्छी ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी, और अच्छी ज़मीन तैयार करने के लिए, बनाने के लिए हमको उसको खाना खिलाना पड़ेगा। उसका खाना क्या है, उसका खाना वही है जो वो पैदा करती है, उसका खाना वही है जो हम खाते हैं, उसका खाना वही है जो जानवर खाता है। अब सोचेंगे कि वो दाल चावल रोटी खाएगी क्या, आपके दिमाग में तुरंत आया होगा मेरा ही खाना उसका खाना है। तो उसका खाना क्या है, हमने दाने खा लिए। हाँ, जानवर क्या खाता है, दाना खाता है, उसका भूसा खाता है। तो पैदा क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है पौधा पैदा कर रहा है, वानस्पतिक भाग पैदा कर रहा है और दाने पैदा कर रहा है। दाने हमने खा लिए, फिर सवेरे जो भी है उसको जानवर को खिला दिए, उसने गोबर किया, उसको कंपोस्ट बनाया, फिर खेत में डाल दिया। तो एक तरफ हमने उगाया, उसके विभिन्न रूपों में आके फिर खेत में डाल दिया। यही वही जो पैदा कर रही वही देना है, और उतना ही वापस कर देंगे तो अगली फसल में वही वापस करते रहिए, वही वापस करते रहिए। जो दाना बचा वो कहीं और चला गया तो उतनी यूरिया डीएपी जो भी डालना है आप उतना डाल दीजिए, तो हमारे जो खेत है उसका पेट भर जाएगा और वो देगा। एक गर्भवती जानवर है तो उसको क्या करेंगे आप, उसके बछड़े को जाकर उसके पेट में जो बच्चा है क्या उसको खाना देंगे? नहीं, गाय को खाना देंगे ना। किसको खाना देते हैं? गाय को खाना। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ फसल को खाना दे रहे हैं, यहाँ माँ को, वो जो पौधा है उसकी माँ को खाना नहीं दे रहे। माँ कौन है? ज़मीन है। ज़मीन को खाना दीजिए फिर पौधे को मिलेगा। हम क्या करें, टैबलेट खिला रहे हैं उसको। आप अपने घर में जब कोई हमारे परिवार में गर्भवती होती तो क्या टैबलेट खिलाते हैं? भोजन देते हैं ना, अच्छा दूध देते हैं, दही देते हैं, चावल देते हैं, दाल देते हैं, सब्जियां देते हैं, ये देते हैं। पर खेत को क्या दे रहे हैं? यूरिया डीएपी।
तो ये तो खेती नहीं है, ये तो बर्बादी है, विनाश है। आप ये मैं जो कह रहा था ना, इसको क्या अब एकदम तो रोका नहीं जा सकता, तो पहले क्या करें कि उसका वो भी खाना दें, टैबलेट भी खाएं। अगर हम एक टैबलेट कैल्शियम की खा लिए तो क्या दिक्कत है, ठीक है, रात में सोते समय एक टैबलेट कैल्शियम खा लिए, अच्छी बात है, पर खाना भी तो खाइए, दाल चावल भी खाया और एक टैबलेट भी खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आयुर्वेदिक हो सकती है, नीम की गोली हो सकती है, तुलसी की गोली हो सकती है, कुछ भी तो हमें अच्छा बनाएगी। अब दूसरा क्या है, खाना तो खा रहे हैं पर ऊट पटांग खा रहे हैं। अब ज़मीन के साथ भी ऐसा ही है, खाना तो दे रहे हैं लेकिन मेड़ें टूटी हैं, जब बरसात हुई तो बह गया सब। जिस दिन ये रोक लोगे ना, जब तक ये नहीं रोकोगे, खाना पीना देना कोई मतलब नहीं। ये 300-400 लोग बैठे हैं, बहुत सारी कुर्सियां हैं, अगर इतने लोग इतनी बात को सीख लोगे ना तो विकास होगा। खेत की मेड़ जिस दिन बांध दोगे, आप इस बात को, दो ही बातें मैं कर रहा हूं, एक विकास और एक विनाश। खेत की मेड़ जिस दिन बांध दोगे, बरसने वाला पानी जिस दिन आपकी मर्जी से खेत से निकलेगा, उस दिन से विकास शुरू हो जाएगा। जब तक खेत की मेड़ टूटी है, पानी अपनी मर्जी से गिर रहा है, अपनी मर्जी से ही गिरेगा, दोनों स्थितियों में अपनी मर्जी से बह रहा है, तब तक विनाश चालू है। अब इस विनाश के साथ आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हो, मुझे ये मुश्किल लगता है। आपको लगता है, किसी को लगता हो, पर मुझे लगता है ये संभव नहीं। विकास करना है खेत का, मेड़ें बांध लो, खेत को उसका भोजन दो, फिर ना चेचक लगेगी, ना कुछ नहीं लगेगा और आपको भी कुछ नहीं लगेगा, दुनिया बदल जाएगी। तो ये 300 लोग कम से कम होंगे, अगर इतनी बात मान लोगे। ज़्यादा बात तो मैं, बहुत सारी बातें हैं, हमने बहुत सारा इसमें लिखा भी है कि ये बात करेंगे, वो बात करेंगे। मैडम को तो हमें भी बहुत सारे काम हैं, इसके बाद मैं भी कहीं गांव में जाऊंगा, काम करूंगा, सबको काम है, आपको भी काम है, पर इतनी बात है, मैं बहुत हाथ जोड़ के, बहुत विनम्रता के साथ, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ना, डॉक्टर साहब, वो ज़मीन मिट्टी है, मृदा उर्वरता और इस सब के वैज्ञानिक हैं, मैं ज़मीन को बचाने का वैज्ञानिक हूँ। हमारी जो जड़ है ना वो वहाँ है, इसलिए मैं यही बात करता हूँ। मैंने उसको पढ़ा है, मैंने उसको सीखा है, मैंने उसको जिया है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आपका विकास नहीं होगा, जब तक आप खेत की मेड़ों को नहीं बांधोगे और जब तक आप अपनी ज़मीन को खाना नहीं खिलाओगे। अब यहाँ से ही शुरू हो जाती है आगे की कहानी, है ना। अब यहीं से युद्ध शुरू हो जाता है, यहीं से। अब इसको सीखिए, कितना सीखेंगे, कैसे होगा, तो आओ यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र, और हम सिखाएंगे, हमारी महिला वैज्ञानिक सिखाएंगे, हम सिखाएंगे, लोग सिखाएंगे और आप खुद लोगों को सिखाएंगे। तो बहुत धन्यवाद। और अब मैं स्वागत करना चाहूँगी, मंच पर आमंत्रित करूँगी मिस्टर अमरेंद्र यादव जी को, साइंटिस्ट एग्रोमेटोलॉजी, कृषि विज्ञान केंद्र अनोगी कन्नौज से। सर प्लीज़ स्टेज पर आएं और हमारे किसानों को बताएं कि इस मौसम में आलू की फसल की देखरेख वो कैसे करें। जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था, किसी एक केमिकल या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किसी बीमारी की वजह से किसानों ने खेतों में किया और बहुत नुकसान लास्ट ईयर किसानों का खेत में हुआ आलू की फसल का। और साथ ही मैं किसानों से भी ये निवेदन करूंगी कि जब भी आप किसी फसल में रोग या कीट कोई देखते हैं, हम हमेशा आपको सजेशंस दे रहे हैं मंच पर कि कौन सी दवाएं इस्तेमाल करें, किन पेस्टिसाइड्स केमिकल्स का आप उपयोग करें। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपनी फसल पर खेत में किसी उर्वरक का, किसी कीटनाशक का, पेस्टिसाइड केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से
बताई हुई मात्रा में अनुमानित अंदाजन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। फसल को आप सींचते हैं, सहेजते हैं अपनी औलाद की तरह, तो उसे ऐसे ही ज़ाया ना जाने दें। डॉक्टर को, कृषि विज्ञान केंद्र में तमाम एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको ज़रूर सलाह लेकर ही आप किसी भी दवा का, केमिकल का और उर्वरकों का इस्तेमाल करें। सर प्लीज़ स्टेज पर आएँ और हमारे कृषि जो जितने भी हमारे किसान दोस्त बैठे हैं उनको इस मौसम में आलू की फसल की देखरेख कैसे करें उसके बारे में बताएं। और इतने बड़े कार्यक्रम में हम तो जान रहे हैं कि हम पहली बार इतना समन्वित तरीके से ऐसा जो कार्यक्रम हो रहा है, मुझे जितने भी लोग इवेंट को मैनेज कर रहे हैं इनके लिए पहले धन्यवाद हम करेंगे कि बहुत अच्छा आप लोगों ने किया, जिससे कि हमारे किसान भाई सही मानसिकता से चीज़ों को सीख पाएँ और समझ पाएँ। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम इतना बड़ा हो पाया है, इसके साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रकला मैम, और यहाँ ग्रीन टीवी से आए हुए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स, आप सभी लोगों को, धानुका की टीम, जितने भी लोग उपलब्ध हैं यहाँ पर आए हुए हैं, इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों, माताओं, बहनों और हमारे जो विद्यार्थी चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से आए हुए हैं, आप सभी लोगों को हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। जैसा कि आज का जो सब्जेक्ट है वो आलू के विषय पर हम लोग बात हमेशा करते आए हैं, चूँकि आपका आलू का ही क्षेत्र है और आप जानते हैं चूँकि हमारा मौसम विज्ञान विभाग है, कृषि मौसम विज्ञान विभाग, तो आपको ये पता होगा कि जो भी फसल में नुकसान होते हैं, फसल में अच्छी उत्पादन होती है, देश की अर्थव्यवस्था में भी मौसम का काफ़ी बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी मानसून सीजन में समय पर बारिश नहीं होती है तो भी देश अर्थव्यवस्था के रूप में जो है कमज़ोर होता है। यदि सही समय पर, सही टाइम पर बारिश और मानसून का सीज़न आता है तो आप लोगों को सही इनकम होती है आपके एक एक खेत में और आपके एक परिवार के रूप में, कि मतलब एक परिवार में कितनी ज़्यादा इनकम बढ़ी, वो डिपेंड करता है कि हमारा मौसम का कंडीशन कैसा है। और जो हम बात करते हैं कि मौसम की जो भी गतिविधियां हैं वो काफ़ी चेंज हो गई हैं, पहले की अपेक्षा काफ़ी बदलाव हो गया है। बदलाव इस प्रकार से हुआ है, जैसा कि आप देखते हैं कि मानसून में जो आना चाहिए, मानसून सत्र का जो आना होता है, मानसून समय का जो जाना होता है, उसके समय में 15 से 20 दिन का डिफरेंस हो गया है। ओवरऑल कंट्री में, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से ये चीज़ें होती हैं और इसका प्रभाव हम सभी किसान भाइयों के ऊपर सर्वप्रथम पड़ता है। कोई कितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई और भी बिजनेसमैन हो, उनको तो प्रभाव बाद में पड़ता है, हालांकि पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे किसान भाइयों के ऊपर। और इसके जो बदलाव हो रहे हैं उसका भी कारण क्या है कि हम जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसकी कितनी ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कितना ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम इन्वायरमेंट में कितना प्रदूषण ला रहे हैं, हम खाद का कितना ज़्यादा उपयोग करें। जैसा कि हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष सर ने बताया कि जो भी चीज़ें हैं वो मिट्टी पर डिपेंड करती हैं। जो मौसम है वो भी मिट्टी, ज़मीन, पत्थर, पहाड़, नदियाँ, तालाब, इन सब की वजह से प्रभावित होती हैं और चेंज होता रहता है। ये सब जो भी गतिविधियां हैं वो हमारे जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, इन सभी चीज़ों की समावेश की वजह से मौसम बदलता है। और दूसरी बात क्या है कि जो हम प्रदूषण कितनी मात्रा में फैला रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से मौसम बदलता है। और जो मौसम का बदलाव का जो सिस्टम है वो ऐसा हो गया है, पहले मानसून का जुआ था, लेकिन आज मानसून का जुआ नहीं रह गया है आपकी खेती। क्यों नहीं रह गया है? चूँकि आपके बीच में जो एक्सपर्ट 1992 से 1991-92 से भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुरू किया कि आपको मौसम की सूचनाएं आप तक, यानी किसान तक पहुँचे। वो 91 और 92 में ही इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आप तक पहुंचने का जो क्रम शुरू हुआ वो 2009-2010 से मंडल स्तर पर आया
और जनपद स्तर पर ये सन 2012-13 में इसका लॉन्च हुआ कि सन 2012-13 में कि एक जनपद में एक कृषि मौसम वैज्ञानिक हो जो आपको हर एक लेवल पर यानी हर एक ब्लॉक स्तर की भविष्यवाणी और कृषि परामर्श उपलब्ध कराए, जिससे कि आपके उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो, आपकी लागत कम लगे। लागत कैसे कम लगेगा? जब आप सही समय पर, जैसे यदि आपको मौसम की जानकारी, जैसा कि सर ने बताया कि आज का युग इन्फॉर्मेशन का युग है, यानी सूचना का युग है, जिसके पास कोई सटीक जानकारी सही समय पर उपलब्ध है तो वह अपने फसल को, पशुओं को, स्वास्थ्य को और भी सारे गतिविधियों को सही समय से, सही सिस्टम से मेंटेन कर लेता है, यदि उसको पास सही जानकारी उपलब्ध होती है। तो यदि जानकारी नहीं रहती है तो वो कहीं न कहीं अपने जो आप काम कर रहे होते हैं वो आप ऐसे आँख मूंद के कर देते हैं। जैसा कि अभी हम आगामी दिनों की बात करें तो जो मानसून का जो समय, मौसम के बारे में जो हम बात करें तो आगामी 4 से 5 दिनों में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आज के समय में या पिछले दिनों में आपने देखा, कल या परसों में आपने देखा, तो आप दिन के समय में बादल मिल रहे हैं, सुबह के समय में ज़्यादा ठंडी मिल रही है, शाम के समय में ज़्यादा ठंडी मिल रही है, दिन के समय में थोड़ा सा आज गर्माहट है, कल के दिनांक में ठंडी ज़्यादा थी। तो इसी प्रकार से रहने के अनुमान है आगामी 4-5 दिनों के दौरान। और आने वाले दिनों में भी चूँकि एक सिस्टम बन रहा है जिसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसमें जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एरिया में एक पश्चिमी विक्षोभ एक सिस्टम होता है जिसको डेवलप होने की वजह से उत्तर भारत के अलग अलग एरिया में, जैसे हम बात कर रहे थे कि पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सभी एरिया में आगामी 2-3 दिन के दौरान जो है बारिश होने की संभावना है। तो उससे आपको लगेगा कि आपके कन्नौज में क्या होने वाला है, आप ये जानना चाहते होंगे। लेकिन जब वहाँ पर जब बारिश हो जाएगी तो आपको ये पता लगेगा, पता लगने की बात नहीं है कि आने वाले जब 4 से 5 दिन तक वहाँ पर इस तरह से होने वाले हैं तो उसके 3 से 4 दिन बाद उसका असर इधर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश जो अपना कन्नौज एरिया है, सेंट्रल यूपी, इसके कुछ भागों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन 100% श्योर नहीं है, चूँकि भविष्यवाणी कभी 100% सही नहीं होती है। फिर भी जब 100% सही नहीं होती, अब आप इसके लिए धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए, चूँकि भारत मौसम विज्ञान विभाग पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भविष्यवाणी के मामले में टॉप मोस्ट यानी पहला स्थान रखता है कि जिनकी एक्यूरेसी काफ़ी सटीक जाती है। इसके लिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए ज़रूर तालियां बजाएं कि ये चीज़ें हो रही हैं और इसका लाभ हम किसान को दे रहे हैं। और हम भविष्यवाणी के रूप में हर मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध कराते हैं। हमारी एग्री बुलेटिन होती है, एग्रो एडवाइजरी, वेदर बेस्ड यानी मौसम आधारित कृषि परामर्श। यानी जैसे कृषि परामर्श आप तो काफ़ी सालों से प्राप्त करते आ रहे हैं, कृषि विज्ञान है, कृषि विभाग हैं, उद्यान विभाग है, मत्स्य पालन है, उन सब विभागों के माध्यम से आप कृषि की जानकारी शुरू से लेते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उत्पादकता आपकी बढ़ी, आपके अंदर जानकारी बढ़ी, आपने ज़्यादा अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे देश में लोग आगे भी बढ़े, इसमें आप लोग भी आगे बढ़े। लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देखा कि आप बीज की मात्रा तो जानते हैं कितना डालना है, खाद की मात्रा जानते हैं कितना डालना है, लेकिन मौसम जो बदलता है वो आपके हर दिन अलग अलग होता है। कभी होगा कि 3 घंटे के अंदर हो सकता है कि बदलाव हो जाए, आगामी 2 घंटे में बदलाव हो जाए। तो इसके लिए काफ़ी सटीक हमको जो है स्टडी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए सिस्टम है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, जिसका हम प्रयोग करते रहते हैं। और आलू के खेत के लिए किस प्रकार से लाभकारी है, किस प्रकार से हम मौसम का प्रयोग करते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि आपके खेत में सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी खाद के लिए, जैसे किस खेत में कब दवा डालें, यदि आपको मौसम की सही जानकारी पता नहीं है कि किरारी कब डालना है, जो कि एक फंगिसाइड है जो लेट बीमारी के लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी होता है, कि यदि आपको मौसम की सही सटीक जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे, 15 दिन पहले डाल देंगे, जिससे आपका धन बर्बाद हो जाएगा और लेबर कास्ट भी ख़त्म हो जाएगा जो आपने उसमें प्रयुक्त करेंगे, है ना।
लेकिन यदि आपको सही जानकारी है कि मौसम अब होने वाला है कि आपके खेत में पिछली पछेती झुलसा जो बीमारी है वो लगने की संभावना है, और आपके मटर के खेत में, सरसों के खेत में डाउनी और पाउडरी मिल्ड्यू लगती है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो अभी धानुका के रिप्रेजेंटेटिव किरारी एक प्रोडक्ट का बात कर रहे थे, यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो उस बीमारी को भी आप ख़त्म कर पाएंगे। और ये बीमारी फैलती कब है, उन्होंने थोड़ा सा बताया था कि जब आपके मौसम में जो आर्द्रता होती है 80% 85% के आसपास होती है, 80-90% के आसपास होती है, और जो अधिकतम तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और जो न्यूनतम तापमान है वो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तब इस प्रकार की बीमारी फैलती है। और जब आपको भविष्यवाणी उपलब्ध कराई जाती है तो उसमें ये बताया जाता है कि क्या तापमान अलग अलग क्षेत्र में रहने की संभावना है। इस प्रकार से हम भविष्यवाणी देते हैं कि इसका किस प्रकार से किसान भाई यूज करेंगे, किस प्रकार से उपयोग करेंगे। और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अपने साइट्स भी हैं जिसमें आप एग्रीमेट IMD लॉगिन करके आप स्वयं ओपन फॉर ऑल है, कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी वहाँ से ब्लॉक लेवल की एडवाइजरी की जानकारी लेनी हो, जनपद स्तर का लेना हो, तो आप उस साइट पर जाकर आप स्वयं उस एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं, जो हम लोग हर मंगलवार और शुक्रवार को हमारी एडवाइजरी कमेटी, जिसमें हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष जो कि उस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष हैं, और हमारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि के जो सॉइल साइंटिस्ट हैं वो मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम सिंह हैं, है ना, जो कि होम साइंटिस्ट हैं डॉक्टर चंद्रकला मैडम है जो कि प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, है ना। तो इस प्रकार से डॉक्टर अरविंद कुमार जी हैं जो सॉइल साइंटिस्ट के बारे में हमने बात किया। इसी प्रकार से डॉक्टर अमर सिंह जी हैं, यहाँ पर नहीं है, डॉक्टर CK राय, डॉक्टर सुशील कुमार जी हैं। तो जब एडवाइजरी बनती है तो एक इन सभी लोगों की जो एडवाइजरी कमेटी है, ये सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट का इनपुट देते हैं। हम क्या करते हैं, हम वेदर का इनपुट देते हैं, और वेदर के साथ कैसे मैच होगा, मौसम के साथ साथ किस प्रकार की बीमारी, रोग, कीट आने की संभावना है, इन सब चीज़ों पे बात करके तब वो एडवाइजरी बनाई जाती है। आप सोचिए कि इसको बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, कभी कभी इसमें मिनिमम जो कम से कम समय की बात करें वो लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं पूरे जनपद का ये कृषि मौसम परामर्श तैयार करने के लिए, जो आप लोगों के बीच में हर सप्ताह बिना फेल हुए इसको 2 बार सप्ताह में दिया जाता है। जबकि आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, भारत मौसम विज्ञान विभाग का मेघदूत एप्लीकेशन है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को यदि आप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो आपको इसकी जानकारी, कृषि मौसम की जो जानकारी होती है वो आपके स्मार्टफोन पर मिलता रहता है। यानी घर बैठे आपको ये जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिकों के सहयोग से, आप सभी लोगों के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से ये जानकारी आप लोगों को मिलती रहती है। तो इसका सटीक प्रयोग करें, जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, है ना, आपका मछली पालन, बागवानी, है ना, इन सभी क्षेत्र में कृषि मौसम परामर्श दिया जाता है। इसी के साथ हम अपनी बात विराम करेंगे, वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर पूनम सिंह हैं, साइंटिस्ट होम साइंस। और आपसे मैं कहना चाहूँगी मैम, निवेदन है कि क्योंकि मिलेट्स ईयर चल रहा है 2023, तो मिलेट्स हम श्रीअन्न को कहते हैं। जितने भी मोटे अनाज हमारे हैं उन्हें मिलेट्स कहा जाता है, और श्रीअन्न का बहुत महत्व है। तो मैं मैम से निवेदन करूँगी कि आप मंच पर आएँ और हमारी माताओं बहनों को खास तौर पर मूल्य संवर्धन के बारे में भी बताएं और उसकी खेती के बारे में जानकारी दें। डॉक्टर VK कनौजिया सर, यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर चंद्रकला, डॉक्टर अमरेंद्र और सम्मानित अन्य अतिथिगण, अन्य कंपनी और विभागों से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण, हमारे किसान भाई, माताएं, बहनें, आज के इस किसान सम्मान दिवस के अवसर पर मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री
चौधरी चरण सिंह जी को नमन करती हूं और आप लोगों का अभिवादन करती हूं। मुझे बेहद ही खुशी है, इस समय मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि हमारे पंडाल में 2 लाइनें बराबर, महिलाओं की और पुरुषों की लाइनें बराबर हो चुकी हैं और धीरे धीरे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये लाइन निरंतर बढ़ती रहेगी। हमारी माताएं बहनें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहेंगी और सभी कार्यों में अपनी सहभागिता देती रहेंगी। जैसा कि ये हमारा दिवस है, किसान दिवस, आज के दिन हम किसानों को सम्मानित करते हैं। हमारी महिलाएं भी कृषक ही हैं, हालांकि इनके लिए अलग से महिला किसान दिवस भी सरकार आयोजित करती है, क्योंकि इनका डुअल रोल है हमारे खेती बाड़ी घर के सभी कामों में। जैसा इनका दुगना रोल है, उसी तरह से उनके लिए एक अलग से किसान दिवस, महिला किसान दिवस मनाया जाता है। लेकिन हमारी माताओं बहनों के योगदान को देखते हुए आज के दिन भी हम इनको सम्मानित करने का अवसर हमें मिलता है, तो उसको हम पूरा लाभ लेना चाहते हैं और हमारे हेड साहब की पूरी उसमें अनुमति रहती है कि बढ़ चढ़ के आप इनको आगे बढ़ाइए महिलाओं को। तो बहुत ही सुखद अनुभूति है देखकर कि हमारी माताएं बहनें हमारे साथ हैं। जैसा कि मुझे विषय मिला है मिलेट्स पे बात करनी है। आप सभी लोग जान रहे हैं, ये जो मिलेट हमारा वर्ष है, हमारे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व इसको मना रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा अनाज है जो हमारा बहुत प्राचीन पुराने समय में हमारे जो पूर्वज थे, बहुत समय से हम लोग इसका खाद्यान्न के रूप में सेवन किया करते थे। लेकिन परिस्थितियां बदलती गईं, कुछ हमारी खाद्य की आपूर्ति जनसंख्या के हिसाब से नहीं हो सकी और उसकी वजह से हमें हरित क्रांति की तरफ बढ़ना पड़ा, जिससे नई तरह वैरायटी के बीज आए, खादें आईं, इंसेक्टिसाइड आए, पेस्टिसाइड आए और जनसंख्या के बोझ को देखते हुए हमें अनाज की मात्रा को बढ़ाने की दृष्टि से हरित क्रांति की तरफ बढ़ना पड़ा और हमने गेहूं और चावल के उत्पादन की तरफ अपने को अग्रसर कर लिया और इस हद तक अग्रसर कर लिया कि इतने सालों में हमें अब ये एहसास हो रहा है कि जो हमारा पहले का अनाज था, जो हमारे मिलेट्स थे, मिलेट्स में क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं। बहुत बार कृषि विज्ञान केंद्र पे और अन्य फोरम पे हम बात कर चुके हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 तरह के अनाजों को श्री अन्न की कैटेगरी में रखा है, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो, सावा, कंगनी, कुटकी, चेना, ये सारे जो हमारे अनाज हैं ये श्री अन्न की श्रेणी में रखे गए हुए हैं। इनके इतने पोषक लाभ हैं कि उसको देखते हुए और साथ में आर्थिक लाभ भी इनके बहुत सारे हैं, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इस समय हमारी सरकार इनको प्रमोट कर रही है, इनकी खेती को भी प्रमोट करना ज़रूरी है। हम इनको उनके मूल्य संवर्धन की बात तो तब करेंगे जब हम इनके उत्पादन की बात कर लेंगे, क्योंकि जब हम इनको पैदा करने लगे, वैसे तो जो हमारे विकासशील देश हैं ये ज़्यादातर आपका जो मिलेट्स का प्रोडक्शन है हमारे विकासशील देशों में ही होता है और ख़ास तौर से हमारे भारत में लगभग 41% तक का हम लोग मोटे अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हम उसका मूल्य संवर्धन या उसका उपयोग उस क्षमता के साथ नहीं कर पा रहे हैं कि हम उसका पूरा आर्थिक लाभ ले सकें। इसलिए हमें अभी उत्पादन को थोड़ा और बढ़ाना है और जो हमने उत्पादन कर रहे हैं उसका मूल्य संवर्धन भी हमें करना है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? खेती की दृष्टि से आपको इससे बहुत सारे आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। जैसे क्या होता है कि कम लागत में हमारी खेती की लागत चूँकि बढ़ गई है और सरकार आय दुगनी करने की बात कर रही है, तो ये जो मोटे अनाज की खेती है इसमें क्या होता है, हमारी लागत बहुत कम होती है, हमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करना होता है। आपके मिलेट्स जो हैं, अगर आपकी कोई ऐसी ज़मीन पड़ी हुई है जो उपजाऊ नहीं है, बंजर पड़ी है इधर उधर, उन पे भी आप इसका उत्पादन आराम से कर सकते हैं। कहीं भी आप इसको डाल देंगे बिना ज़्यादा देखभाल के, बिना ज़्यादा लागत लगाए, ये आपके आसानी से पैदा हो जाता है। ये अगर आपके सूखा पड़ जाए तो भी ये पैदा हो जाएगा और अगर ज़्यादा पानी भी आ जाए तो भी इसको हम संभाल लेंगे, इसमें उतनी तरह मतलब खराबी नहीं आएगी, उतने बीमारियां नहीं लगेंगी, ये रोगों से इनमें ज़्यादा खतरा नहीं होता है। और ये इसीलिए जो हम ऑर्गेनिक और प्राकृतिक की बात कर रहे हैं उस दृष्टि से भी ये जो है
हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि हम इनमें रासायनिक खाद, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक जो हमारी समस्या है जलवायु परिवर्तन की, कभी ज़्यादा पानी हो जाता है, कभी सूखा हो जाता है, उसके लिए भी ये बिल्कुल अनुकूल है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, सूखा पड़े उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका उत्पादन हमें करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको अपने ये एरिया में तैयार कर सकें, और इस समय इसका मार्केट मूल्य भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि अभी इसका उत्पादन कम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा उत्पादन जब होने लगेगा तब तो आपको इसकी मार्केटिंग में कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में अगर आपने इसकी मार्केट और चेन बना ली बिक्री की, तो ये आपके लिए एक लाभदायक सौदा रहेगा। अगर हम पोषण की बात करें तो हमारे देश में, चूँकि आप भी जानती हैं, कुपोषण की स्थिति बहुत ज़्यादा है। हमारी सरकार इसके लिए बहुत सारे पोषण से संबंधित प्रोग्राम चला रही है कि किस तरह से हम कुपोषण दूर कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी जो हमारे मोटे अनाज हैं, पोषण सुरक्षा की दृष्टि से, खाद्य सुरक्षा तो हमने प्राप्त कर ली है, लेकिन अगर हम पोषण की बात करें तो अभी हमने पोषण सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाई है। उसके लिए भी हमारे जो मोटे अनाज हैं उसमें क्या होता है कि इनमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये तो हम किसी न किसी माध्यम से ले लेते हैं, लेकिन जो विटामिन है और जो मिनरल्स हैं वो हम बहुत अधिक मात्रा में हरी सब्जियों का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और दालों का भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो हमें अच्छी मात्रा में मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो रोगों से बचाने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। कोरोना के समय में ये बात हो रही थी कि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कमज़ोर है लोगों की, वो इसी वजह से है कि हम लोग विटामिन्स का, खनिज लवण का, इनका ज़्यादा सेवन नहीं करते हैं और हमारा शरीर अंदर से मजबूत नहीं है। ऊपर से हम मोटे भी दिख सकते हैं, हम ठीक दिख सकते हैं या दुबले भी दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से हमारे शरीर में कितनी मजबूती है ये इससे पता चलता है कि हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं हो, हमें जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम बुखार नहीं हो, हमें चक्कर नहीं आए, हमारे शरीर में खून की कमी नहीं हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत कम समय है मैडम आपके पास, तो मिलेट, तो चूँकि मिलेट वर्ष चल रहा है तो मिलेट पे बात करने के लिए थोड़ा समय होना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी हमारे साथ एक और मैडम है, वो भी कुछ बात करेंगी। मिलेट्स में फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये हमारे पाचन सिस्टम के लिए, जो मधुमेह के मरीज हैं ख़ास तौर से उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चूँकि कम होता है तो ये हमारी बॉडी में शर्करा जल्दी बनने से रोकता है, इसकी वजह से मधुमेह रोगियों के लिए रामबाण है। अब मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करती हूँ, बहुत ही इनकम्प्लीट सा है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी चंद्रकला मैम को, और जो बातें छूट गई हैं, मूल्य संवर्धन से संबंधित बातें नहीं हो पाई हैं वैल्यू एडिशन के बारे में, तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर। चंद्रकला यादव मैम हैं जो आएंगी मंच पर और बताएंगी आपको कि वैल्यू एडिशन कैसे कर सकती हैं महिलाएं, खास तौर पर श्री अन्न का। धन्यवाद मैडम। अभी आप लोगों को मैडम ने मोटे अनाजों से संबंधित काफ़ी अच्छी जानकारी दी, बहुत बढ़िया। थोड़े में हमें बहुत, क्योंकि समय बहुत कम है, हम बहुत थोड़े में बात करेंगे कि इससे हम लोग क्या बना सकते हैं मोटे अनाजों से। मोटे अनाज से देखिए, जैसे हमारी गेहूं से, चावल से जो भी सामान बनता है वो सब कुछ हम मोटे अनाजों से बना सकते हैं। इसके साथ साथ मतलब जो बेकरी प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं ना, ब्रेड है, बिस्किट है, ये सब कुछ बहुत आसानी से बनता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है। और इसके साथ साथ ये हमारे लिए बहुत पोषक तत्वों से भरपूर भी है और इसको आसानी से हम अपने घर पे बना सकते हैं। आप जब भी चाहेंगी, महिलाएं या जो भी चाहेंगे, इसका प्रशिक्षण हम अपने सेंटर पर देंगे। हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जैसे बहुत सारी आपने बातें सुनी, हम मोटे अनाज पर अपनी बात, क्योंकि समय बहुत कम है, एक छोटी सी कविता सुनाकर अपनी बात खत्म करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम अक्सर ये पढ़ाते रहते हैं मोटे अनाज। हमने इस पूरे साल बताया आप लोगों को। देखिए, मोटे अनाज में कौन कौन से अनाज आते हैं? रागी, कंगनी, कुटकी, सांवा, ये सभी लोग। और अगर हम यहाँ बैठे लोगों से पूछें तो अधिकतर लोग पहचानते नहीं है। पहचानता है कोई? बहुत कम लोग हैं, जो कुछ बुजुर्ग हैं जो पहचानते हैं। रागी किसको कहते हैं यही बता दीजिए। मड़ुआ जानते हैं? मड़ुआ, आप लोग मड़ुआ जानते हैं? देखिए, वो उन्होंने उठाया, वो मड़ुआ जानते हैं। मड़ुआ मतलब रागी होता है। तो हम थोड़ी सी मतलब इस पर
कविता सुनाएंगे कि ये क्यों हुआ और क्यों चली गई हमारे यहाँ से। देखिए, जब हमारे देश में हरित क्रांति आई, पहले तो अनाज कम था, हमको भर पेट खाने को नहीं मिलता था। तो जब खाना कम था तो पहले पेट भरने की बात करी कि पेट भर जाए, फिर हम पोषकता की बात करेंगे। तो पेट भरने के लिए हरित क्रांति आई। हरित क्रांति आई तो उसके साथ क्या आया? गेहूँ और चावल। गेहूँ और चावल हमारे यहाँ मतलब अधिक इतना ज़्यादा हो गया है कि हम अपने पेट भरने के साथ साथ हम दूसरों का भी पेट भर रहे हैं। मतलब हम हमारे यहाँ से अनाज अब विदेशों में, तो अब हम इसमें हमारे यहाँ अब ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहाँ पेट भर नहीं भर पा रहा हूँ। मतलब अब पेट भरने के साथ अब हमें पोषकता की बात, क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। मतलब जो अनाज हम खाएं उसमें पोषकता भरपूर होनी चाहिए। तो ये जो मोटे अनाज हैं इसमें पोषकता बहुत ज़्यादा होती है। और हमने इन मतलब जो गेहूँ और चावल आया, इसको क्या होता है, इसको बनाना आसान होता है। आपने तुरंत आटा मड़ा, रोटी उसकी बड़ी अच्छी मुलायम और बड़े आराम से बन जाती है। लेकिन अगर रागी है, कोदो, सावा, इन सब की अब या क्या कहते हैं ज्वार बाजरा की रोटी बनाएंगे, बनाने में भी थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए इसे हमने छोड़ दिया। लेकिन ये कितना नुकसान करती है ये बताइए। जो आटा चिपचिपा होता है, कितना आटा मारिए तो हाथों में चिपक जाता है। जब उसको आप बनाने में इतना चिपक रहा है, आपकी हाथों में जाएगा, जब आप खाएंगे तो वहाँ पे क्या हाल होगा? वहाँ पे जाके चिपक जाएगा ना। इसीलिए हम अब इंडाइजेशन होता है, हमारा खाना जल्दी नहीं पचता, अनपच हो जाता है लोगों को पेट की। और जब पेट हमारा ख़राब है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये जो शुगर, बीपी, इस तरह की बीमारियां हो रही हैं वो इसी कारण ज़्यादा हो रही हैं। तो चलिए हम ज़्यादा, और इसलिए हमें अपने इन मोटे अनाजों को दोबारा बोना है, और जब हम बोएंगे तभी अपने यहाँ भोजन में हम शामिल कर पाएंगे। तो हम छोटी सी कविता सुनाते हैं। देखिए, यह रागी हुई अभागी क्यों, चावल की किस्मत जागी क्यों। यह रागी हुई अभागी क्यों, चावल की किस्मत जागी क्यों, जो ज्वार जमी जनमानस में गेहूं के डर से भागी क्यों। मतलब जो ज्वार बाजरा हमारे आसपास होता था, हमने उसको अपनी थाली से हटा दिया और गेहूं को शामिल कर दिया। और किसको खिलाते हैं ज्वार बाजरा? जानवरों को लिए करते हैं ना, तो इसको अपने लिए करना है। यूँ होता श्वेत झंगोरा है, यह धान सरीखा गोरा है, पर यह भी हारा गेहूं से जिसका हर कहीं ढिंढोरा है। जाने कितने थे अन्य यहाँ, एक दूजे से थे प्रसन्न यहाँ, जब आया दौर सफ़ेदी के हो गए मगर सब खिन्न यहाँ। मतलब सफ़ेदी गेहूं और चावल अपने उसमें खाने में शामिल कर लिया। बाकी जो अनाज होते हैं सफ़ेद नहीं होते हैं, कोई लाल होगा, कोई हल्का पीला होता है, सभी कलर। अब कहाँ वो कोदो कुटकी है, सावा की काया भटकी है, सन्यासी हुआ बाजरा अब गुम हो गई कंगनी कुटकी है। अब जिसका रंग सुनहरा है सब तरफ उसी का पहरा है। सुनहरा क्या होता है? गेहूँ। सब तरफ उसी का पहरा है, अब कौन सुने मटमैली की गेहूं का साया गहरा है। यह देता सबसे कम पोषण और करता है ज़्यादा शोषण, तोहफे में दिए रसायन और माटी पानी का अवशोषण। मतलब हम इसको जब करते हैं खेती इसकी, तो हम ज़्यादा रसायन डालते तभी अन्न ज़्यादा उगा पाते हैं। और जब आप मोटे अनाज करेंगे उसमें रसायनों की ज़रूरत नहीं है, आप उसको जैसा है जितना उसको प्रोडक्शन देना उतना उसका मिलेगा। चाहे आप ज़्यादा रसायन डाल दीजिए, चाहे कम डालिए, ना डालिए, बिल्कुल उसमें रसायन की ज़रूरत ही नहीं है। अब जिसका रंग सुनहरा है हर तरफ उसी का पहरा है, अब कौन सुने मटमैली की गेहूं का साया गहरा है। यह देता सबसे कम पोषण और करता ज़्यादा अवशोषण शोषण, तोहफे में दिए रसायन और माटी पानी का शोषण। यह गेहूं धनिया सेठ बना, यह गेहूं धनिया सेठ बना, उपभोगी मोटा पेट बना, जो हजम नहीं कर पाए उसकी चमड़ी का फैट बना। जो नहीं हजम कर पाता मोटा, उसके स्किन में मोटे मोटे फैट जम जाते हैं। अब आएंगे दिन रागी के, उस कुरी बटी बैरागी के, जब राज गिरा फिर आएगा और ताज गिरे बैरागी के बड़भागी के। जब हमला हो हमलाई का, छट जाए भरम मलाई का, चीनी पर भारी चीना हो टूटेगा बंद कलाई का। चीनी मतलब शुगर, जो चीनी मतलब खाने वाली, और चीना मतलब क्या होता है? चीना जानते हैं? अनाज होता है एक मोटा सफ़ेद, उसको चीना बोलते हैं। उसका मतलब चीनी पर भारी चीना हो टूटेगा बंद मलाई का, बीतेगा दौर गुलामी का, गोरों की और सलामी का, जो बची धरोहर अपनी है गुजरा अब
वक्त नीलामी का। धन्यवाद। मैम एक सवाल पूछिए। सवाल मैंने आपको बता दिया है और कितने ध्यान से हमारे भाई बहनों ने, किसान भाई बहनों ने सुना है। आप आंसर चाहें तो पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा आंसर बड़ा हो सकता है। 8 नाम लिखने होंगे आपको। क्लू मैंने दे दिया है, सवाल मैम पूछेंगी। अभी आपको मोटे अनाज के बारे में बताया गया था। मोटे अनाज कितने तरह के होते हैं? मोटे अनाज ने श्री अन्न, जिनको श्री अन्न में रखा गया है। बाजरा है, ज्वार है और ओदोबास। समापन करने के बाद आप सभी के लिए लंच की व्यवस्था है, तो बस 10-15 मिनट थोड़ी सी शांति को बनाए रखें। और जितनी भी चीज़ें आपने सुनी हैं आज, जो भी जानकारियां ली हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि आपके लिए तमाम जानकारियां ज्ञानवर्धक रही होंगी, जो भविष्य में जो भी आप खेती करेंगे, जो कामकाज करेंगे, उसमें आपके काम आएंगी। और यहाँ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, जिसके बारे में अभी आपको तमाम जानकारियाँ एक्सपर्ट्स ने दी। धुरिया सर ने आपको बताया, दिग्विजय सर ने आपको दवाओं के बारे में बताया। तो यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है इनसे, तो धानुका का टोल फ्री नंबर है जो मैं आपको नोट करवाना चाहूँगी। आप नंबर नोट कर लें, 1800-102-1022। ये धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर है, आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। और जो भी आपके सवाल हैं या कुछ जानना आप चाहते हैं धानुका के बारे में, उनकी दवाओं के बारे में, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है जो 24/7 आपके लिए खुला है। यदि आपका कोई सवाल खेती से संबंधित है तो अपना सवाल इस नंबर पर भेज सकते हैं, 8097864300। ये ग्रीन टीवी इंडिया का व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। साथ ही आप पोडियम पर और बैनर पर देख रहे हैं एक स्कैनर है, इसको आप स्कैन करके ग्रीन टीवी इंडिया से आप जुड़ सकते हैं। तमाम जानकारियां जो आज हमने आपको दी, कि उम्मीद करती हूं मैं कि ये तमाम जानकारियां आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होंगी। और अब मैं एक एक करके किसानों के नाम लूँगी। प्लीज़ जल्दी जल्दी स्टेज पर आइएगा ताकि प्रोग्राम का समापन हो सके। रेता रब्बू से श्री बालक राम जी, राकेश कटारिया सादिकापुर से, आशाराम डिगसरा से सूबेदार जी, सुरेश कुमार जी ललईपुरवा से सुरेश कुमार जी, संजय कुशवाहा नेकपुर कास्यस्त से, सुरेश कुमार जी लियनपुरवा से, राम नरेश सियापऊ से, देवेंद्र सिंह जी, राम गोपाल जी तेरा रब्बू से, खुदलापुर से श्रीमती ज्योति, पछाएपुरवा से श्रीमती प्रीति, श्रीमती नीलम, श्रीमती रोशनी, श्रीमती प्रीति, श्रीमती अंशु, श्रीमती चंद्रकांति, श्रीमती रीता, श्रीमती विमला। ये सर्वश्री रामपाल ग्राम बहलियनपुरवा। दूसरा है प्रमोद सिंह ग्राम भवानीपुर। थर्ड धर्मेंद्र सिंह ग्राम रुदौली। फोर्थ बालक राम ग्राम तेरा रब्बू। और फिफ्थ DK सिंह बहादुरपुर सौरिक। जिनको यहाँ बुला के सम्मानित किया गया वो भी सम्मानित हैं, और जिनका हमने स्टेज पे नहीं बुला पाया वो भी सम्मानित हैं, क्योंकि ये सब लोग अपने हैं, अपने भाई हैं, अपने पिता हैं, अपने चाचा हैं, ताऊ हैं, ये वो ही लोग हैं। तो ये सभी का सम्मान है। और ये जो सम्मान का सिलसिला है वो हमेशा चलता ही रहता है। हर साल हम लोगों को बहुत सारे अवसरों पे सम्मानित करते हैं। तो जो आपका भी अवसर आएगा, और जो लोग बचे हुए हैं बस आपको आगे आने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे आते हैं और छूट गए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन सभी को हम सम्मानित करें। तो आप सभी जो सम्मान पाने वाले किसान भाई हैं उनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन उनका। और ये कुछ लोग और हैं किसान भाई जिनको हम, और 10 किसान हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं। तो वो आ जाएं कृपया। दीक्षा राजपूत आप पढ़ें प्लीज सर। दीक्षा श्रीमती दीक्षा राजपूत। अनीता आप आ जाओ। चलिए नेक्स्ट। श्रीमती लज्जावती, श्रीमती विनीता राजपूत, श्रीमती आशा खुदलापुर, सचिन कुमार जी, नवीन कुमार सिंह, उमेश चंद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं अंशु कुमार, आप सभी कुछ लोग जानते होंगे, लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।